रसवंती की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। मैं दिमागी तौर पर अंदर पहुंच गया। वो गुस्से से टहल रही थी और बार बार घूरकर आला बीबी को देख रही थी। फिर उसने कहा, मैं नहीं मान सकती कि मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर जा सकती हैं। ये तुम लोगों की साजिश है। उन्हें जबरदस्ती यहां से निकाला गया है। उन्हें मजबूर किया होगा कि वो मुझसे मिले बगैर चले जाएं। आला बीबी ने कहा, रसवंती, क्या तुम हमारी मोहब्बत से, हमारे खुलूस से, हमारे बर्ताव से अंदाजा नहीं कर सकती कि हम तुम्हें कितना चाहती हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। चिकनी चुपड़ी बातें ना बनाओ। मैं कल से देख रही हूं कि तुम लोग कितने खतरनाक हो। मैं जिधर देखती हूँ तुम्हारे आदमी हथियार लिए पहरा देते हुए नजर आती हैं। तुम लोग पता नहीं क्या हो। तुम लोगों ने एक हवाई जहाज खरीद लिया है। तुम लोगों ने इतनी आलीशान कोठी खरीद ली है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क बड़ी आसानी से चले जाते हो। पुलिस वाले भी तुम्हारा साथ देते हैं। और वो कार जिसमें बैठकर मैं मंदिर से यहां तक आई, वो तो अजीब कार थी। खिड़कियां बंद हो जाती थी, शीशे बंद हो जाते थे, मगर बाहर का सारा मंजर नजर आता था। तुम लोग इतने खतरनाक, इतने पुरस्कार होकर छुप जाते हो, मगर अंदर से दूसरों को देखते रहते हो। तुम लोग आखिर हो क्या भला? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? आला बीबी ने पूछा। अगर तुमसे एक माकूल सवाल किया जाए तो क्या तुम इसका माकूल जवाब दोगी? रसवंती ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर एक सोफे पर बैठती हुई बोली, पूछो। तुम अपने माजी को इस हद तक याद रखती हो कि तुम रसवंती हो। तुम्हारा ताल्लुक मंदिर से रहा। तुम देवदासी की हैसियत से जिंदगी गुजारती नहीं। क्या तुम्हें ये याद है कि तुम योगा में महारत हासिल कर चुकी थी और टेलीपैथी जानती थी? मुझे याद है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी वो कुव्वत क्या हो गई। मेरा दूसरा सवाल यह है, तुम जिस हद तक अपने माजी को याद करती हो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ? इसके बाद तुम फ्लाइंग अस्पताल में कैसे पहुंच गई? इसके बाद तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम पाकिस्तान कैसे पहुंची? तुम्हारे साथ किस किस्म के हालात पेश आते रहे? और उन हालात में क्या तुम तन्हा थी, या तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई तुम्हारे शाना बशाना था? कोई तुम्हारे लिए ढाल बन जाता था? रसवंती ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन मेरे शाना बशाना होता था? कौन ढाल बन जाता था? फरहाद। तुम लाख इनकार करो, मगर फरहाद तुम्हारी जिंदगी में इतने अंदर तक रचा बसा हुआ है कि आज तुम इनकार कर रही हो, कल इस इनकार पर पछताओगी। मेरा मशवरा है कि इन सवालों का माकूल जवाब सोचो। हो सकता है तुम्हें फरहाद अपना नजर आ जाए। मैं और तरह की लड़की हूं। फरहाद का नाम मेरे साथ ना लो, मेरे देवता नाराज हो जाएंगे। आला बीबी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा देवता वही फरहाद है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, समझाया गया है कि तुम किसी देवता से मंसूब हो चुकी हो तो वो झूठ नहीं है। तुम मंसूब हो चुकी हो और उस देवता के बेटे की मां बन चुकी हो। खुद को लड़की ना समझो। वह झुंझलाकर खड़ी हो गई। आला बीबी ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर कहा, गुस्सा न करो, संजीदगी से, सहूलत से, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें बुरा लगता है तो अब मैं फरहाद का नाम तुम्हारे सामने नहीं लूंगी, लेकिन वादा करो कि तुम इन सवालात के जवाब सोचोगी। वादा करती हूँ, जरूर सोचूंगी, लेकिन फरहाद के साय में रहकर नहीं, मैं अलग रहूंगी। तुम देख चुकी हो कि किस तरह लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाती हैं। इस कोठी के बाहर कितने ही दुश्मन तुम्हारी घात में बैठे हुए हैं। सॉरी रसवंती, हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी चार दीवारी के अंदर हमें कितना ही गुस्सा दिखा लो, लेकिन फरार होने की कोशिश करोगी, हमें धोखा देना चाहोगी तो कामयाबी नहीं होगी। बाहर बहुत सख्त पैर है, तुम्हें कोई नहीं जाने देगा। इसका मतलब यह है कि मैं कैदी हूं। तुम कैदी नहीं, हमारी जान हो, और हम बाहर तुम्हें बेजान नहीं होने देंगे। आला बीबी उसके पास से पलटकर चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर वहां से घूमकर बोली, मैं 2 घंटे बाद आकर तुमसे अपने सवालों के जवाब पूछूंगी। मुझे यकीन है कि तुम किसी नतीजे तक जरूर पहुंचोगी। उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। उसके खुलते ही मैं नजर आया। अंदर खड़ी हुई रसवंती ने मुझे देखा। आला बीबी ने हम दोनों को देखते हुए दरवाजे को और खोल दिया और एक तरफ हट गई। हम दोनों चंद लम्हे तक एक दूसरे को चुपचाप तकते रहे। फिर मैंने बड़ी संजीदगी, बड़ी मोहब्बत से कहा, तुम मुझसे बेजार हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। अगर आला बीबी के तमाम सवालात के सही जवाब सोच लो और समझ लो तो मेरा ख्याल है कि मुझे पहचान लोगी। मैं वादा करता हूं कि उस वक्त भी तुमने मुझे नहीं पहचाना और मुझे अपना समझने से इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगा। ये कहते ही मैं पलटकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन दिमागी तौर पर रसवंती के पास मौजूद रहा। जब तक मैं उससे बोलता रहा, उस वक्त तक वो अंदर से कुछ सहम ही रही। उसकी कुछ समझ में नहीं आता था कि वो मुझसे क्यों सहम जाती है। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके उस औरत के सवालात पर गौर करना चाहिए। मैं ड्राइंग रूम में आया। मेरे पीछे आला बीबी पहुंच गई। मैंने उसे बताया कि आज रात हम इसी कोठी में गुजारेंगे।
कल नया मास्टर हमारे लिए किसी दूसरी रिहाइशगाह का इंतजाम करेगा और कल तक सुपर मास्टर हमारे लिए ऐसे आलात फराहम कर देगा जो एंटी डिटेक्टिव प्लेट के पीछे छुपे हुए आलात की भी निशानदेही कर सकेंगे। आला बीबी ने पूछा, तुमने पहली ही मुलाकात में डिसूजा के दिमाग को पूरी तरह क्यों नहीं टटोला था? अगर उसके दिमाग की तह में पहुंचकर उसके चोर ख्यालात को पढ़ते तो शायद तुम्हें मालूम हो जाता। तुम जानती हो, जब हम अपने त्यारे से यहां पहुंचे तो उस वक्त ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि मैंने रसवंती के सामने सफर के दौरान खुद को फरहाद जाहिर कर दिया है। फिर ये कि जब मैं किसी के दिमाग को टटोलने लगता हूं तो उसकी जिंदगी के हर पहलू को और उससे ताल्लुक रखने वाले हर शोबे को चेक नहीं कर सकता। कोई ना कोई शोबा, कोई ना कोई सोच का पहलू रह जाता है। इसी तरह मैं डिसूजा के दिमाग से उन खुफिया आलात की तनसीब को ना समझ सका। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। क्या तुम्हें डिसूजा के दिमाग में पहुंचने के बाद ये मालूम हुआ था? नहीं, मैं सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं अपने दिमाग को हदायत देकर सोता हूं कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हो या कोई गैर मामूली बात हो तो मेरी आंख खुल जाए। जब मेरी आंख खुली तो समझ में नहीं आया कि कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो कोई इंसान था ना कोई जानवर। हकीकत यह थी कि जो एंटी डिटेक्टिव प्लेट उस फानूस में लगी हुई थी वो अपनी जगह से सिरक रही थी, यानी मेरे कमरे में कोई हरकत हो रही थी। ये ऐसी गैर मामूली बात थी कि मेरे दिमाग ने मुझे नींद से चौंका दिया। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फरहाद अली तैमूर से कहो, तुम्हारा एक चाहने वाला तुमसे बात करना चाहते हैं। ओह, मैं समझ गया, तुम सांभल हो, उसने एक कहका लगाया। मैंने आला बीबी के दिमाग में पहुंचकर कहा, दूसरी तरफ से सांभल बोल रहा है। उसने फौरन करीब आकर मेरे रिसीवर से अपने कान लगा लिए। दूसरी तरफ से सांभल ने तौहीन आमेज अंदाज में कहा, मुर्गी के बच्चे, कल से डरबे में छुपे हुए हो, कब तक बाहर नहीं निकलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर छुपने वाले को मुर्गी का बच्चा कहते हैं तो छुपे हुए तो तुम हो। तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं है। मेरे मुतालिक तो सभी जानते हैं कि मैं उस कोठी में ठहरा हुआ हूं, हत्ता कि तुम मेरा फोन नंबर भी जानते हो। ये बताओ तुम किस डरबे में हो? उसने जवाब दिया, अजीब इत्तफाक है, मैंने जिस मेहरबान के यहां पनाह ली है वो मेहरबान तुम्हारी रसवंती का पुराना आशिक है। कौन है वो? वह जो भी है जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा और रसवंती का दावेदार बनकर आएगा। जरा सोचो कि रसवंती तुम्हें अपने शौहर की हैसियत से नहीं पहचानती। एक तरफ तुम शौहर होने का दावा करते हो, दूसरी तरफ वो आशिक भी शौहर होने का दावा करेगा। अब रसवंती या तो शशोपंज में रहेगी या सभी को फ्रॉड समझेगी। तुम जो रफ्ता रफ्ता उसके ज़हन में मोहब्बत का जहर टपका रहे हो और उसका एतमाद हासिल करना चाहते हो, तो ये एतमाद देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। वो सोचेगी कि एक नहीं 2 शौहर पैदा हो गए हैं, शायद इसके बाद और 4 पैदा हो जाएंगे। मेरी बीवी लाखों में एक है, 2-4 शौहरों की बात क्या करते हो? उसके चाहने वाले तो लाखों करोड़ों में होंगे और जो भी चाहने वाला मेरे सामने आएगा मुझे अपना भाई मानकर चला जाएगा। तुम अपनी बात करो। क्या मेरे कत्ल के मंसूबे से बाज आकर जाली शौहरों की दलाली कर रहे हो? वो गुस्से में गाली देना चाहता था। अभी उसके मुंह से आधी गाली निकली थी कि मैंने अचानक ही उसके दिमाग को झटका पहुंचाया। उसे झटका तो लगा मगर उसने फौरन सांस रोक ली। रिसीवर अभी तक उसके हाथ में था। मैंने कहा, तुम खंजर जनी के बड़े हैरत अंगेज कमालात दिखाते हो, लेकिन जिन लोगों को अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं होता वही जुबान से गालियां निकालते हैं। फरहाद के मुकाबले में आए हो तो इसी शान से दुश्मन बन के आओ। गाली दोगे तो मैं तुम्हें एक एक पल में दिमागी झटके पहुंच जाऊंगा। तुम कब तक सांसें रोकोगे? मैं तुम्हें महज इसलिए नहीं छेड़ रहा हूं कि इस तरह मुतवातिर दिमागी झटके पहुंचाकर मुझे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं होगी। मैं वक्ती तौर पर तुम्हारे जहन को कमजोर बनाऊंगा। जहां तुम मौजूद हो वहां का पता भी तुम्हारे दिमाग से हासिल करूंगा, लेकिन ये जानता हूं कि जब तक वहां पहुंचूंगा तुम जगह बदल चुके होगे। हाँ, अगर तुम तन्हा होते, तुम्हारे आसपास कोई ना होता, तो मैं तुम्हें जगह बदलने का भी मौका ना देता। वो जो तुम्हारे आसपास चमचे हैं वो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। उसने हंसते हुए कहा, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते? बकौल तुम्हारे, मुर्गी का बच्चा कहीं डरबे में छुपा हो तो पहुंचना मुश्किल है। हमारी बातों के दौरान किसी औरत की आवाज सुनाई दी। क्या अभी तक बातें? वो अपनी बात पूरी न कर सकी। यकीनन सांबल ने माउथपीस पर हाथ रख दिया होगा, इसलिए उसकी बाकी आवाज हम तक न पहुंच सकी। मैं फौरन ही उस औरत के दिमाग में पहुंच गया। सांभल माउथपीस पर हाथ रखे उसे गुर्रा कर देख रहा था और कह रहा था, शट अप यू फूल। अगर तुमने जरा भी आवाज निकाली तो तुम्हारा बाप तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाएगा। मैं हेलो हेलो कहकर सांभल को आवाजें देने लगा। हेलो सांभल, तुम खामोश क्यों हो गए? मैं उस औरत के दिमाग में पहुंचकर देख रहा था।
सांबल उसी तरह माउथपीस पर हाथ रखे सोच रहा था। यकीनन वो यही सोच रहा होगा कि मैंने उस औरत की थोड़ी सी आवाज सुन ली है या नहीं। वो औरत दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उससे सांबल का फासला तकरीबन 4 गज का था। उसने दांत पीसकर उस औरत से कहा, मैं अपने दुश्मन से बातें करने में मसरूफ था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुमने कितनी ऊंची आवाज में बात की थी। तुम मुझे ठीक ठीक सोचकर बताओ, तुम्हारी आवाज कितनी ऊंची थी? क्या वो इस माउथपीस तक पहुंची होगी? वो औरत अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। सांबल ने डांट कर पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? उसने मुंह पर से हाथ हटाकर कहा, बोलती हो तो गुस्सा करते हो, खामोश रहती तो फिर भी गुस्सा दिखाते हो, मैं क्या करूं? वह झुंझला कर बोला, तुम औरतों को हुस्न मिला, अकल नहीं मिली। मैं जब तुमसे पूछ रहा हूं तो बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं? मैं तो हमेशा आहिस्तगी से बातें करती हूं, मेरी बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। उनकी बातों के दौरान मैंने फिर हेलो हेलो कहकर सांबल से पूछा, क्या तुम डरबे से निकलने की बात सोच रहे हो या रिसीवर रखकर कहीं चले गए हो? वो शशोपंज में था। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए कहा, लानत है ऐसे दुश्मन पर। कमबख्त को रिसीवर क्रैडल पर रखना चाहिए था, मालूम तो होता कि सिलसिला मुनक़ता हो गया है। ये कहकर मैंने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। आला बीबी ने पूछा, क्या तुम उस औरत तक पहुंच गए हो? हाँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। मैं फिर उस औरत के दिमाग में पहुंच गया। उसके जरिए पता चला कि सांबल ने मेरे रिसीवर रखने के बाद अपने रिसीवर पर हेलो हेलो कहकर मुझे पुकारा था। फिर उसने गुस्से से रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया था। अब उससे कह रहा था, बेडरूम में चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ा। फिर उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। वो कराहते हुए बोली, तुम इतने दरिंदे क्यों हो? मेरी कलाई टूट जाएगी, प्लीज। वो उसे खींचकर ले जाते हुए बोला, मैं अपने आसपास किसी नादीदा खतरे को मंडलाने का मौका नहीं दूंगा। वो तुम्हारे जरिए मेरे किसी साथी के दिमाग में पहुंच सकता है। जब तक मैं अपने साथियों को होशियार न करूं, उस वक्त तक तुम उस कमरे में बंद रहोगी। वो उसे एक बेडरूम में ले आया। फिर उसे कमरे के अंदर धक्का देने के बाद दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। वो दरवाजे को पीट पीट कर कहने लगी, सांबल ये क्या कर रहे हो? क्यों मुझे बंद कर रहे हो? मैं कसम खाकर कहती हूँ वो मेरे दिमाग में नहीं पहुंच सका है। मैं किसी को अपने अंदर महसूस नहीं कर रही हूं। तुम मुझसे डरते क्यों हो? वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला, बकवास मत कर। आज तक सांबल से डरने वाले पैदा हुए, डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चीखना चिल्लाना बंद कर। मुझे सोचने दे कि तुझे जिंदा रखना चाहिए या नहीं। वो दरवाजे की दूसरी तरफ क्या कर रहा था ये मैं नहीं देख सकता था, उसके दिमाग में पहुंच नहीं सकता था। इसलिए उस औरत के दिमाग की तह में बैठकर मालूमात हासिल करने लगा। पता चला कि वो सांबल की दोस्त है और उसके साथ पनाह लेने के लिए किसी के घर में आई है, यानी इस घर की मालिक कोई और है। उस औरत के लाशऊर में इस मकान का पता और वहां का फोन नंबर छुपा हुआ था। मैंने आला बीबी से कहा, उस मकान का पता और फोन नंबर नोट करो। फिर मैंने मालूम किया सांबल शहर मोलमिन का रहने वाला था, यानी बर्मा का बाशिंदा था और यहूदियों के लिए काम करता था। मैंने शहर मोलमिन में उसकी रहायशगाह का पता भी मालूम किया। इस वक्त वो शायद दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अपने साथियों को होशियार करने गया होगा कि कोई उसकी दोस्त के सामने अपनी जुबान न खोले। शायद मशवरा लेने भी गया हो कि इस औरत को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। मैं इस मोहलत से फायदा उठाकर उस औरत के दिमाग से रफ्ता रफ्ता मालूमात हासिल करता रहा। सांभल का शुगल क्या है, वो किन तफरी गाहों में जाता है, किस क्लब का मेंबर है, उसके खास दोस्त कौन कौन है और उन दोस्तों के नाम और पते क्या हैं। मैं सोच के जरिए मालूम कर रहा था, जुबान के जरिए बोल रहा था और सामने बैठी हुई आला बीबी सब कुछ नोट करती जा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे जो चोर उस कोठी के बाहर हैं उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें समझाता हूँ कि इस सिलसिले में क्या करना होगा। वो उठकर चली गई। कागज और कलम मेरे पास छोड़ दिया ताकि कोई और जरूरी बात याद आए तो नोट कर सकूं। मैं उस औरत के पास पहुंच गया। इस बार मैंने उसकी सोच के जरिए सवाल किया, क्या सांभल की दोस्ती यहूदियों से है? क्या यहूदियों का कोई क्लब या सोसाइटी है? उसकी सोच ने इनकार किया, वो नहीं जानती थी। मैं मजीद सवालात ना कर सका। उसी वक्त दरवाजे की दूसरी तरफ से सांभल की आवाज सुनाई दी। वो उस औरत से कह रहा था, मेरी दोस्त, दरवाजा बाहर से खोल दिया गया है, तुम आ जाओ, तुम्हारा फैसला हो चुका है। उस औरत ने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला तो सांभल एक खंजर हाथ में लिए खड़ा नजर आया। अब उसके आसपास 3 आदमी थे। उनमें से एक इस कदर नाटा था, इस कदर मोटा था कि गेंडा लगता था। यूं लगता था जैसे एक फुटबॉल को फर्श पर रख दिया गया हो और अब उसे किक मारने ही वाले हों। सांभल ने खंजर की नोक को पकड़कर ऊपर छत की तरफ फेंका। खंजर चकराता हुआ गया, फिर छत को छूने से पहले ही वहां से वापस आया तो उसका दस्ता सांभल की मुट्ठी में था। उसने इस तरह खंजर को फेंकने और ऐसी बाजीगरी दिखाने की काफी मशक की थी, बड़ी महारत हासिल की थी।
स्टेज पर कमाल दिखाने वाले बाजीगरों की तरह वो पूरा पूरा हिसाब रखता था कि जो खंजर उसके पास से चकराता हुआ जा रहा है वो कितने फासले तक जाएगा और कहां से मुड़कर वापस आएगा तो उसका दस्ता ठीक उसकी मुट्ठी में पहुंचेगा। उस औरत ने सहमे हुए अंदाज में थूक निकलते हुए पूछा, सांबल क्या तुम मुझे कत्ल कर दोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन दोस्त जब जान की दुश्मन हो जाए तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। बड़ी सफाकी से हंसते हुए दूसरे खंजर को निकाला। अब वह दोनों हाथों से दोनों खंजर उछाल रहा था। खंजरों के दस्ते सही वक्त पर उसके हिसाब के मुताबिक उसकी मुट्ठी में आ जाते थे। फिर उसने कहा, तुम बोलना बंद कर दो, तुम्हारे दिमाग में फरहाद अली तैमूर मौजूद है। मैं उससे कहता हूं, अगर तुम मेरे फन का मुजाहरा देखना चाहते हो तो इस औरत के जरिए मेरे खंजर से बचने की कोशिश करो। इस तरह तुम्हारी भी रिहर्सल हो जाएगी कि जब हमारा आमना सामना होगा तो तुम्हें किस तरह बचना चाहिए और मेरे खंजरों पर किस तरह झपटना चाहिए। मैंने इतराफ नहीं किया कि मैं मौजूद हूं। ऐसे इतराफ करने के बाद वो फिर दूर तक सोचने लगता कि पता नहीं मैंने उस औरत के दिमाग के जरिए और कैसी कैसी मालूमात हासिल की हैं। मैंने उसके पास पहुंचने के लिए जिन जराए को नोट किया था वो सब बेकार हो जाते। उस औरत ने खौफ से थर थर कांपते हुए कहा, सांबल सोचो, मैं तुम्हारी हूं। मैंने अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत तुम्हारे नाम कर दी। तुमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े सरमायादार मुझे हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो मुझे तुमसे छीन कर ना ले जा सके। तुम्हें इस बात पर नाज रहा कि दुश्मन तुम्हारे खंजर से और मेरे इनकार से हमेशा शिकस्त खाते रहे। अब वो 3 खंजरों से खेल रहा था, उन्हें बारी बारी ऊपर की तरफ उछाल रहा था और उन्हें अपने हाथों में रोकता जा रहा था। जब तक तीसरा खंजर आता उस वक्त कोई दूसरा खंजर ऊपर की तरफ उछल जाता और वह तीसरे खंजर को दस्ते से रोक लेता। बिल्कुल इसी तरह जैसे चीनी बाजीगर अक्सर स्टेज पर आकर जलती हुई छोटी छोटी मशालों को उछालती हैं और बारी बारी उन्हें रोकते जाती हैं। यह अगरचे बाजीगरी नजर आती है, लेकिन यह हैरत अंगेज कमाल था कि खंजर की तेज धार सांबल की मुट्ठी में नहीं पहुंचती थी। हिसाब के मुताबिक खंजरों का दस्ता ही उसके हाथ लगता था। उसने बेयक वक्त 3 अदद खंजरों से खेलते हुए कहा, हाँ ये मैं जानता हूं, तुमने मुझे दिलो जान से चाहा था। ये भी जानता हूं कि वक्त आने पर तुम मेरे लिए जान दे सकती हो और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हारे सांबल की भलाई इसी में है कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे वादा कर दूं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शोक मनाऊंगा। तुम्हारे मरने के बाद 12 घंटे तक किसी दूसरी हसीना को यहां अपने पास नहीं बुलाऊंगा। नहीं नहीं सांभल, ऐसे जालिम न बनो। मुझे अपनी नजरों से अपने इस शहर से, इस मुल्क से कहीं दूर चले जाने दो, ताकि जिस फरहाद से तुम डर रहे हो वो मेरे जरिए तुम्हारे पास ना पहुंच सके। उसने बदस्तूर उन खंजरों से खेलते हुए कहा, फरहाद को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। देखो उधर फ्लावर स्टैंड पर जो एक गुलाब का फूल सबसे ऊंचा दिखाई देता है, उसकी गर्दन किस तरह अलग होती है, ये कमाल मैं तुम्हें नहीं फरहाद को दिखा रहा हूं। वो यकीनन तुम्हारे पास मौजूद है और उससे ये देख लेना चाहिए कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। उसने उन खंजरों से खेलते खेलते अचानक ये खंजर को अपने सामने उस फ्लावर स्टैंड की सीध में फेंका। इस तरह के बाकी 2 खंजर उसके पास रह गए थे, उनसे वो बदस्तूर खेलता रहा। उधर वो खंजर पंखे की तरह गर्दिश करता हुआ गया और फ्लावर स्टैंड के ऊपर से गुजरता हुआ उस गुलाब के फूल के निचले हिस्से को काटता हुआ उसे नीचे गिराता हुआ जरा दूर हो गया। फिर वहां से पलटकर गर्दिश करता हुआ जब सांभल के पास आया तो उसने उसी तरह बाकी 2 खंजरों से खेलते रहने के दौरान उसके दस्ते को थाम लिया। यकीनन बहुत ही हैरत अंगेज कमाल था। गुलाब का फूल कितना खूबसूरत, कितना खुशबुओं से मामूर होता है। उस गुलाब की गर्दन कट चुकी थी, वो अपने गुलदान के बदन से अलग होकर फर्श पर पड़ा हुआ था। अब इस हसीन औरत के जिस्म पर उसका खूबसूरत सा चेहरा मुरझा चुका था और किसी लम्हा भी उन तीनों खंजरों में से कोई एक खंजर उस गुलाब की गर्दन काट सकता था। मैं तजब्जो में रह गया। अगर मैं खामोश रहता तो इस औरत की जान जाती। ये मैं किसी हद तक समझ गया था कि उसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसके दिमाग पर काबिज होकर कोशिश तो कर सकता था, शायद वो बच जाती, वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो सकती। दूसरी तरफ वो लोग जहां थे वहां से हम इतनी दूर थे कि आला बीबी के चोर फौरन ऐसे वक्त नहीं पहुंच सकते थे। जो कुछ मैं कर सकता था वो टेलीपैथी के सहारे ही कर सकता था। उस औरत की सोच ने बताया कि सांबल जब भी किसी इंसानी जिस्म में अपना खंजर उतारता है तो उससे पहले उसके हलक से हू हा ही की आवाज निकलती है और उस आवाज में ऐसी दरिंदगी होती है कि सामने खड़ा हुआ शिकार अपनी जगह से हरकत करना भूल जाता है। लेकिन मैं नहीं भूल सकता था। जैसे उसके हलक से हू हा ही की आवाज निकली, उस औरत ने जैसे ही जिंदगी की आखिरी चीख मारी, मैंने उसे फौरन बिठा दिया। वो खंजर जो गर्दिश करता हुआ आया था और उसकी गर्दन अलग करना चाहता था,
वो पीछे चौखट से टकरा कर गिर पड़ा। सांभल बाकी 2 खंजरों से उसी तरह खेल रहा था। उसे पूरे यकीन था कि निशाना कभी नहीं चूकेगा। उसका यकीन दुरुस्त था, लेकिन शिकार अपनी जगह से हट गया था। उसने दोनों खंजरों को दस्ते से दोनों हाथों में थाम लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो खंजर फेंके और वो चूक जाए या शिकार अपनी जगह से हट जाए। उसने पहले तो ताज्जुब से उस औरत को देखा, फिर एक जोर का कहका लगाते हुए कहा, तुम इतनी चालाक, इतनी फुर्तीली नहीं हो। मुझे जिस तरह ये यकीन है कि मेरे खंजरों की नोक पर मौत लिखी होती है, उसी तरह यह भी यकीन है कि फरहाद तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो हसीना मेरे बिठाने से बैठ गई थी। अब वो उठकर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, जिंदगी की भीख मांगने लगी। सांबल ने घुराकर अपने साथी से कहा, तीसरा खंजर। उसके एक साथी ने खंजर उसके हवाले किया। वो उन्हें फिजा में उछालने लगा, बाजीगरी का तमाशा दिखाने लगा। उसने कहा, फरहाद सुनो, मेरी जिंदगी में ऐसे लोग बेमुकाबिल आए हैं जो लड़ने का फन जानते थे। वो बहुत ज़हीन, बहुत फुर्तीले थे, बल्कि जिम्नास्टिक के करतब दिखाकर मेरे निशाने से दूर निकल जाते थे। इन हालात में मैं क्या करता हूं जानते हो? उसने एक जरा तवक्कुफ के बाद कहा, ऐसे वक्त में बैक वक्त तीनों खंजरों से खेलते हुए तीनों खंजरों को मुख्तलिफ सिमत फेंकता हूं। देखता हूं कि शिकार उठता है, बैठता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। जहां भी जाता है मेरे तीनों खंजर उसके आसपास ही रहती हैं। मैं उस औरत के दिमाग में पूरी तरह मुस्ताद था और तेजी से सोच रहा था कि खंजर 3 सिमत से आएंगे तो उससे किस तरह बचना चाहिए। मुश्किल यह है कि मैं उस औरत के दिमाग में कलाबाजी खाता हुआ, फिजा में उछलता हुआ किसी दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता था। अगर ऐसा करता तो सांभल का यकीन दुरुस्त निकलता। मैं अपने तौर पर यही कोशिश कर रहा था कि मेरी मौजूदगी साबित न हो, ख्वाह वो कितने ही यकीन की हद तक मेरी मौजूदगी के मुतल्लिक सोचता रहे। उसी वक्त उसने सोचा, मौत एक बार आती है और किसी एक तरफ से आती है। यहां मौत 3 बार आएगी और 3 अतराफ से आएगी। अगर तुम बचने में कामयाब हो गए तो अगली बार 4 खंजरों का तमाशा दिखाऊंगा। लो, संभलो। ये कहते ही उसने हूहा की आवाज निकाली। उसी वक्त में उस औरत के दिमाग पर पूरी तरह काबिज होकर उसे गोल चक्कर खिलाता हुआ दाएं से बाएं घुमाता हुआ चला गया। वो अपनी जगह से यूं ही रक्स के अंदाज में घूमती हुई 4 फुट के फासले तक गई, लेकिन अफसोस उसके हलक से एक चीख निकली। एक खंजर चौखट में जाकर पेवस्त हुआ था, दूसरा खंजर खिड़की के शीशे को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया था, और उस चौखट के दरमियान जो फासला रह गया था उसी फासले पर वो औरत पहुंची थी, और उसके पहुंचने तक तीसरा खंजर ठीक उसके सीने में दिल की जगह पेवस्त हो गया। उसके ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी, उसके दीदे फैल गए। उसमें एक जरा सी जान थी, इसीलिए मैं उसके दिमाग में मौजूद था। शायद सांबल का कोई आदमी कुछ बोलता तो मैं उसके दिमाग में पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग बहुत मोहताज थे। फिर अचानक ही मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। उस औरत का दिमाग हमेशा के लिए तारीक हो गया था। वो मर चुकी थी। सवाल ये पैदा होता है, क्या वो औरत मर गई थी? नहीं, वहां तो मैं सांभल के मुकाबले पर मौजूद था। सांभल ने कई बार मुझे समझाया था कि वो किस तरह खंजर फेंकेगा और किस तरह लोग अब तक बचने की कोशिश करते रहे हैं, और किस तरह मुझे भी बचने की रिहर्सल करनी चाहिए। यकीनन मैंने रिहर्सल की थी और उसका अंजाम मौत था। अगरचे मैं जिंदा बैठा हुआ था, मरने वाली गो दूसरी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी कि वो औरत नहीं मरी। मुकाबला करते हुए मैं मर गया था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आइंदा सांबल से सामना होगा तो क्या मैं बैक वक्त 3 सिमतों से या 4 सिमतों से आने वाली मौत से बच सकूंगा? आला बीबी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे देखते ही जरा ठिठक गई। फिर उसने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। उसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। वाकई मैं परेशान था। मैंने उसे सांभल के उन कमालात के मुतालिक बताया और ये भी बताया कि वो औरत मेरे बचाने के बावजूद किस तरह मारी गई। आला बीबी ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे आदमी आ चुके हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कहो तो मैं बुलाऊं? हाँ बुलाओ, लेकिन परेशानी की बात सिर्फ इतनी है कि मेरे दाएं हाथ का जख्म अभी अच्छा नहीं हुआ। सर की चोटों में पहले जैसी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन कभी सांभल के सामने वैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा तो मैं दाएं बाएं जमीन पर रहकर तो बचने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अपने जख्मों की वजह से फिजा में कलाबाजी नहीं खा सकता। इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होगी। मैं सांभल को तुम्हारे सामने आने का मौका ही नहीं दूंगी। मेरे आदमी आ रहे हैं, तुम उन्हें हदायत दो। वो बाहर गई और अपने 4 चोरों के साथ वापस आ गई। मैंने उन्हें समझाया, जो पते तुम्हें दिए जा रहे हैं वहां जाकर किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं, और न ही अपनी मौजूदगी जाहिर करना। मैं बारी बारी तुम लोगों के दिमाग में पहुंचूंगा और बताऊंगा कि जहां तुम लोग पहुंचे हुए हो वहां किसी शख्स से किसी बहाने गुफ्तगू करो। कुछ देर बातें करने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी।
तुम में जो ताश का बेहतरीन खिलाड़ी है वो रेनबो क्लब में जाए, वहां सांभल अक्सर जाता है। आला बीबी ने कहा, मेरा ख्याल है कि सांभल ने जहां औरत को हलाक किया अब उस मकान में वो लोग नहीं रहेंगे। मेरे सामने कागज और कलम रखा हुआ था जिसमें बहुत से नाम और पते नोट थे। मैंने उसे उठाकर देखा, पढ़ा, फिर कहा, सांभल ने उस औरत के साथ जिस मकान में पनाह ली थी उस मकान के मालिक का नाम अर्जुन कुमार है। मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त मैं उस औरत के दिमाग को टटोलकर अर्जुन कुमार का नाम मालूम कर रहा था तो उसके तस्वुर में एक बहुत ही नाटे और बहुत ही मोटे शख्स का सरापा था। उस औरत की सोच उसे गैंडा कह रही थी। फिर उसने बताया कि वो गैंडा अर्जुन कुमार सफारी पार्क के करीब एक कोठी में रहता है। उस कोठी का नंबर यहां दर्ज है। मैंने उस कागज को वापस एक तरफ रखते हुए कहा, मैंने सांभल को शशोपांजे में रखा है। आखिर वक्त तक उस औरत की जुबान से एतराफ नहीं किया कि मैं वहां मौजूद हूं। उस औरत ने बचने की जो कोशिश की वो एक फितरी कोशिश थी। कमजोर से कमजोर इंसान भी ऐसे वक्त खंजर की जद में आने से पहले या तो बैठ जाता है या चकराते हुए दूसरी तरफ निकल जाने की कोशिश करता है। मैं यकीन से कहता हूं कि सांभल बहुत ज्यादा परेशान होगा। अपनी दोस्त को मारने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। मैंने एक चोर की तरफ देखते हुए कहा, तुम उस गैंडे अर्जुन कुमार की कोठी की निगरानी करोगे और किसी तरह उस कोठी के किसी भी आदमी तक रसाई हासिल करोगे। तुम सब बेहद ज़हीन हो, मामलात को समझते हो। इसके बावजूद समझाता हूं कि रसाई हासिल करने के दौरान किसी को शुबा ना होने पाए। मैं ये बात भी यकीन से कहता हूं कि अर्जुन कुमार अपनी कोठी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अलबत्ता उस मकान को छोड़ देगा जहां भी कत्ल की वारदात हुई है। आला बीबी ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, वो गैंडा अर्जुन कुमार इस खुशफहमी में होगा कि उसने तो मुंह से आवाज ही नहीं निकाली थी और खामोश तमाशाई बनकर उस औरत के कत्ल होने का तमाशा देख रहा था। इसलिए तुम ना तो उसके दिमाग तक पहुंच सकते हो ना उसकी कोठी तक। मौजूदा सिचुएशन का खास नुक्ता यह है कि सांभल को यकीन होते हुए भी मेरी मौजूदगी का यकीन नहीं होगा और यही यकीनी और बेयकीनी उन लोगों को अंगारों पर लौटते रहने पर मजबूर करती रहेगी। हमें जल्द अज जल्द उन तमाम नाम वालों के पतों पर पहुंचना चाहिए। हो सकता है हम किसी तरफ से भी सांभल की शारक तक पहुंच सकें। वह तमाम चोर मेरी हदायत सुनने के बाद चले गए। आला बीबी ने पूछा, क्या ख्याल है, आज दोपहर का खाना नहीं खाओगे? 3 बजने वाले हैं, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। वो चली गई। थोड़ी देर बाद मैं आला बीबी के दिमाग में पहुंचा तो उसने मुझे महसूस किया, लेकिन खामोश रही, क्योंकि वो मुलाजमों को खाना लगाने का हुक्म देने के बाद रसवंती के पास पहुंच गई थी और उसे अपने साथ डाइनिंग रूम की तरफ ले जाते हुए पूछ रही थी, क्या तुमने मेरे सवालात पर गौर किया? रसवंती ने उसके साथ कमरे से निकलते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा और जितना सोचती गई उतना ही उलझती गई। मेरी समझ में नहीं आता कि जितनी बातें मुझे याद हैं, जिंदगी का जो हिस्सा मेरी याददाश्त में महफूज है, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद मैं अचानक फ्लाइंग अस्पताल में कैसे पहुंच गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। आला बीबी ने बड़ी मोहब्बत और नरमी से कहा, रसवंती, जब तुम्हें यह सब याद आ जाएगा तो तुम हमारी मोहब्बत और खुलूस पर पूरी तरह ईमान ले आओगी। तुम ही बताओ कि मैं हिंदुस्तान में थी, तुम लोगों के पास कैसे पहुंच गई? ये बातें फरहाद वजाहत से बता सकती हैं। ये कोई 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये तो कई साल की बात है। कई साल से तुम फरहाद के साथ जिंदगी गुजार रही हो, वही तुम्हें सब कुछ बता सकती हैं। इस वक्त तक वो डाइनिंग रूम में पहुंच गई थी। आला बीबी ने कहा, फरहाद, खाने के दौरान अगर रसवंती के माजी के मुतालिक कुछ अहम बातें बता सको तो शायद रसवंती को कुछ याद आ जाए। हमने डाइनिंग रूम में पहुंचकर खाना शुरू किया। वो सर झुकाकर खा रही थी। मैं उसे बताने लगा कि किस तरह पहले हमारी मुलाकात प्रिंस आइलैंड में हुई। मैं तुर्की से उस जजीरे में गया और उसने मुझे टेलीपैथी के जरिए अपना महकूम बनाने की कोशिश की थी। बाद में वो खुद मुझसे मुतासिर होती चली गई। खाने के दौरान ठहर ठहर कर मैं अपनी और उसकी जिंदगी की अहम बातें, अहम वाकयात सुना रहा था। जब मैं अपनी किताब जिंदगी के उस सफ़े पर पहुंचा जहां रसवंती अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह सीख चुकी थी और मेरे साथ भरपूर ताउन कर रही थी और हम एक अलहदा नई मुमलिकत बनाने का मंसूबा बना रहे थे, तो हमारे साथ क्या हादसा पेश आया। रोमाना कैसे मारी गई और रसवंती को इंजेक्शन के जरिए कैसे बीमार बनाया गया। फिर उसे इसी बीमारी की हालत में एक बेगार कैंप में पहुंचा दिया गया जहां एक गेंडा नुमा शख्स उस पर आशिक हो गया। ऐसा कहते कहते मैं एकदम से चौंक गया। मुझे वो गेंडा अर्जुन कुमार याद आ गया जो अभी सांभल के पास मौजूद था। यह दूसरे लफ्जों में सांभल ने अपनी दोस्त के साथ उस गेंडे के यहां पनाह ली थी। उसका हुलिया भी बिल्कुल वही था और सबसे बड़ी बात यह कि सांभल ने फोन के दौरान कहा था
कि यहाँ रसवंती का दूसरा आशिक भी है जो इस वक्त उसका मेहरबान है। मैं उस गैंडेनुमा शख्स के मुतल्लिक सोचते सोचते फिर चौंक गया। आला बीबी ने पूछा, क्या हुआ? तुम रसवंती को उसकी माजी की दास्तान सुनाते सुनाते क्यों रुक गई? क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, वो गैंडानुमा शख्स जिसने बेगार कैंप का ठेका ले रखा था और वो ठेका उसे रेड पावर से मिला था, मुझे शुबह है कि वो शख्स यही अर्जुन कुमार ना हो। फिर मैंने रसवंती को मुखातिब करते हुए कहा, दुश्मनों और दोस्तों को पहचानने की कोशिश करो, वरना हम तुम्हारी वजह से बड़ी परेशानी में मुब्तला रहेंगे। वो शख्स जो तुम्हें और माताजी को भगवान के चरणों में बांधकर बम के धमाके से उड़ाना चाहता था, उसका नाम सांबल है। और उसी ने भी थोड़ी देर पहले मुझे फोन पर इतला दी थी कि एक शख्स तुम्हारा आशिक है और तुम्हारा दूसरा शौहर बनने का दावा करते हैं। यानी वो हर तरह के औछे हथकंडों से तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। अगर तुम किसी तरह अपने उस माजी को याद कर लो जिसके मुतालिक मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो दुश्मनों के बहुत से हथकंडे बेकार हो जाएंगे। रसवंती ने मेरी तरफ देखा, फिर सर झुकाकर बोली, मैं बेगार कैंप से कैसे निकली? वो गैंडा तुमसे मोहब्बत करने लगा था, वो तुम्हें रंगून ले आया, लेकिन रेड पावर के लोग ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम बीमार रहकर तड़प तड़प कर मर जाओ। फिर मुझे पता चला कि तुम गैंडे और रेड पावर के दरमियान फंसी हुई हो। न गैंडा तुम्हारा इलाज कर सकता और न रेड पावर वाले ऐसा करने की इजाजत देती हैं। तब मैंने रेड पावर वालों पर सख्ती की, उन्होंने मुआफी मांगी और तुम्हें मम्मी मार्था के हवाले कर दिया। मम्मी ने तुम्हें एक माँ का प्यार दिया और तुमको कभी याद आए तो तुम ये सोचकर रो पड़ोगी कि एक बार एक दुश्मन ने तुम्हारी तरफ गोली चलाई थी और मम्मी तुम्हारे सामने ढाल बन गई थी। वो गोली उन्होंने अपने सीने पर खाई और तुम्हारे लिए जान दे दी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, ताज्जुब है किसी ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने उसे याद नहीं रखा। ओह, मेरे दिमाग को क्या हो गया है? आला बीबी ने कहा, तुम फिक्र न करो, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैंने रसवंती को बकिया दास्तान सुनाई, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। मुझे अचानक उस गैंडे के साथ पौमी याद आ गई थी। मैं खाने के बाद उठ गया, ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और पौमी के मुतल्लिक सोचने लगा, वो कहाँ होगी। आखिरी वक्त तक गैंडे के पास थी और गैंडे ने यह फैसला किया था कि पौमी को बेहतरीन फाइटर बनाएगा और उसके लिए दुनिया के नामवर उस्तादों की खिदमत हासिल करेगा। मैं उसे तस्वुर में देखने लगा। तस्वुर में उसकी सूरत वाजे नहीं थी। बहुत अरसा हुआ जब मैंने उसे देखा था, 2 या 2.5 बरस पहले, जब वो दुश्मनों की कैद से फरार हो रही थी। तब मैं उसके दिमाग में पहुंचा था और जहां वो पनाह लेती रही थी और दुश्मनों से उसका सामना होता रहा था, मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी मदद की थी। लेकिन इस तरह की पौमी कभी ये ना समझ सकी कि वो किस तरह जूडो कराटे के जरिए दुश्मनों को शिकस्त देती है, जबकि वो जूडो कराटे की इब्तदा को समझती थी मगर मुकाबला करने की सलाहियत उसमें ना थी। मुझे याद आया, उन दिनों वो 12-13 बरस की थी। 12-13 बरस की एक लड़की हैवी ट्रक नहीं चला सकती, लेकिन फरार होने के वक्त उसने मेरे जरिए एक हैवी ट्रक को ड्राइव किया था। मीलों दूर तक वो उसे ड्राइव करते हुए गई थी। आखिर में वो गैंडे के हत्थे चढ़ गई थी। गैंडा और उसके माते तो उसकी तेजी और फुर्तीलेपन को देखकर हैरान थे कि ये लड़की किस तरह अपने से बड़े फाइटरों को शिकस्त दे देती है और वो किस तरह हैवी ट्रक ड्राइव करके आई थी। उन्होंने पौमी से सवाल किया था। वो बेचारी खुद हैरान थी कि कभी वो बेहतरीन फाइटर बन जाती है और कभी लड़ने के नाम से घबराती है। बहरहाल गैंडे ने उसे नाराज होकर उसे बेगार कैंप में भेज दिया था, जहां रसवंती ने उसे देखकर हैरानी से सोचा था कि रोमाना कहां से आ गई। और मैं खुद हैरान था कि रसवंती रोमाना को देख रही है या पौमी को। फिर ये इंकशाफ हुआ कि सामने पौमी है लेकिन शक्ल रोमाना की है। काश मैं रोमाना की उस हमशक्ल को देख सकता। जब तक मैं बर्मा में रहा उससे सिर्फ दिमागी राब्ता कायम रहा। मैंने उसे मिलने की कोशिश की। मम्मी ने कहा, तुम मुझसे नहीं मिल सकोगे, ख्वाह कितनी ही कोशिशें कर डालो। और यही हुआ। एक बार जब वो कैदी बनाकर बेगार कैंप पहुंचाई जा रही थी तो एक जगह में मौजूद था। मेरे पास अपनी ट्रायलर कार थी और गुलाम मेरे साथ था और हमारे करीब से वो गाड़ी गुजरी थी जिसमें पौमी कैदी की हैसियत से जा रही थी और मुझे मालूम नहीं हो सका। बाद में मम्मी ने पेशन गोई की कि मैं कोशिश ना करूं, एक वक्त आएगा कि मेरा उससे सामना होगा। लेकिन अभी नहीं, कुछ अरसे बाद। अब तकरीबन 2.5 बरस का अरसा गुजर चुका था। क्या अब उससे सामना हो सकेगा? मैंने एक बार फिर उसे तस्वुर में देखा। इस बार मुझे रोमाना दिखाई देने लगी। उसका चेहरा निगाहों के सामने साफ और वाजे था। दिल में एक दर्द सा पैदा हुआ। मेरी कितनी अच्छी साथी थी। हमने जिंदगी के अनगिनत अच्छे और बुरे दिन एक साथ गुजारे थे। वो मेरे दुश्मनों पर बिजली बनकर गिरती थी।
ऐसी तेज तरार, ऐसी फुर्तीली थी कि उसके मुकाबिल उसके सामने अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते थे। और हुस्न शबाब में ऐसी थी कि जहन में यूं नक्श हो जाती कि मरने के बाद ही वो नक्श मिट सकता था। मैंने पोमी को तस्वुर में देखना चाहा और मुझे रोमाना नजर आ रही थी। उसके पीछे छुपी हुई पोमी क्या ऐसी ही होगी? मुझे यकीन हो चला था कि पोमी का ताल्लुक उसी अर्जुन कुमार से है जो गैंडानुमा है, और इस बात पर यकीन इसलिए था कि सांबल ने इस बात की गवाही दी थी कि वो गैंडा रसवंती का आशिक है। मैं फौरन उस चोर के दिमाग में पहुंच गया जिसे मैंने अर्जुन कुमार की कोठी के पास जाकर मालूमात हासिल करने के लिए कहा था। इस वक्त वो चोर एक कार में बैठा हुआ था। वो गाड़ी के चारों शीशों को चढ़ाने के बाद ट्रांसमीटर के जरिए आला बीबी से बातें कर रहा था। उसने बताया कि कोठी में अर्जुन कुमार अभी तक नहीं पहुंचा। मैंने चौकीदार को चरस का एक सिगरेट पिलाकर दोस्ती कर ली है। उसके जरिए पता चला कि वहां अर्जुन कुमार अपनी बेटी के साथ रहते हैं। तीसरा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई उसका दोस्त या बाहर का आदमी मुलाकात करने के लिए आए तो वो कोठी में किसी से नहीं मिलता। उसकी बेटी बहुत ही मगरूर और गुस्सावर है। चौकीदार मुझे अब ये बातें बता ही रहा था कि कोठी के अहाते से एक सफेद रंग की कार निकली। उसे एक निहायत नौखेज लड़की ड्राइव कर रही थी। मैंने उसे देखा तो एकदम हैरान रह गया। शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि वो रोमाना थी। चोर की तरफ से ये इतला मिलते ही मेरा दिल धक से रह गया। दूसरी तरफ आला बीबी ने हैरानी से पूछा, रोमाना? कौन रोमाना? मादाम वही रोमाना जिसकी तस्वीर फरहाद साहब के रिकॉर्ड में है। हम सब ने उनके रिकॉर्ड को अच्छी तरह याद किया है। एक बात, एक एक चेहरा याद है। उनके रिकॉर्ड में 3 अहम औरतों की तस्वीरें हैं, मादाम सोनिया, मादाम रोमाना और मादाम रसवंती। मादाम रोमाना का चेहरा हमारी आंखों के सामने है। मैंने जिस लड़की को कार ड्राइव करते देखा वो ज्यादा देर मेरी नजरों के सामने नहीं रही। ड्राइव करते हुए दूर चली गई। फिर भी मैं यकीन से कहता हूं कि वो रोमाना है, और अगर रोमाना नहीं है तो गजब की हमशक्ल है। आला बीबी ने पूछा, तुमने यकीनन उसका ताकुब किया होगा? जी हाँ, मैं उसका ताकुब करते हुए यहाँ फ्लाइंग क्लब तक आया हूँ। वो यहाँ से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर गई है। कहाँ गई है? मैंने फ्लाइंग क्लब में जाकर मेंबर बनने की शराइत मालूम करने के बहाने एक शख्स से पूछा, अभी जो एक रईसजादी हेलीकॉप्टर में गई है वो कौन है, क्या आप बता सकती हैं? उस शख्स ने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर कहा, मालूम होता है तुम भी उसके दीवाने हो मिस्टर। ये बहुत सरफिरी लड़की है। यकीन ना हो तो दरिया अरावदी के साहिल पर जाकर देखो। वह हेलीकॉप्टर उस दरिया के ऊपर परवाज करता है। और जानते हो वो लड़की क्या करती है? हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी लटकाकर उसके एक पायदान पर जिम्नास्टिक की मशकें करती है। मैं हैरानी से उस चोर की रिपोर्ट सुन रहा था। वो आला बीबी से कह रहा था। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन दरिया अरावदी वहां से दूर है। मैंने सोचा पहले आपसे राब्ता कायम करूं। आला बीबी ने कहा, तुम्हें वो लोकेशन मालूम करके उधर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लड़की क्या करती है। मादाम, उस फ्लाइंग क्लब वाले शख्स ने बताया कि वो बिल्कुल ही सरफिरी लड़की है। हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर जिम्नास्टिक की मशकें करके दरिया में गिर पड़ती है। हेलीकॉप्टर वापस आ जाता है। वो उस बिफरे हुए दरिया में तैरते हुए पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर किसी दिन जिम्नास्टिक की मशकें दोहराने का जुनून सवार होता है तो वो फिर यहाँ आकर एक हेलीकॉप्टर चार्टर्ड करती है और उसे ले जाती है। इसी मामूल के मुताबिक वह हेलीकॉप्टर खाली वापस आता है। आप ही बताएं। मैं जब तक दरिया अरावदी के उस साहिल तक पहुंचता और उसे देखने की कोशिश करता, उस वक्त तक वो दरिया में तैरते हुए पता नहीं कहाँ निकल जाती है। इसलिए मैंने पहले आपसे राब्ता कायम किया है। अगर आप हुक्म दें तो मैं चला जाऊं। देर हो चुकी है, अब वहां जाना फजूल है। तुम उस कोठी पर नजर रखो, देखो वो लड़की कोठी में कब वापस आती है। उससे मुतल्लिक कुछ और मालूमात हासिल करो। आला बीबी ने राब्ता खत्म कर दिया। मैंने चोर के दिमाग से वापस आकर आला बीबी से कहा, मैंने तुम्हारे चोर के दिमाग में रहकर सारी बातें सुन ली हैं। उसने कहा, मुझे हैरानी नहीं है। दुनिया में हम शक्ल होते हैं और बड़ी ही हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से इतने मिलते हैं कि सिर्फ शक्ल ही नहीं उनकी आदतें भी मिलती हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उस लड़की को जानता हूं। उसका नाम पामेला उर्फ पोमी है। मैंने मुख्तसर तौर पर पोमी के मुतल्लिक उसे बताया। उसने पूछा, क्या वाकई वो कुछ सरफिरी है? ये क्या तुक है कि हेलीकॉप्टर की सीढ़ी से लटक कर जिम्नास्टिक की मशकें करती है और दरिया में जरूर गिरती है और गिरने के बाद कहीं तैरते हुए चली जाती है। उसका हेलीकॉप्टर दरिया के ऊपर इसलिए परवाज करता है कि जिम्नास्टिक की मशकों के दौरान किसी गलती की वजह से वो गिरे तो पानी में जाए और तैर कर निकल आए। अगर वो हेलीकॉप्टर जमीन के ऊपर परवाज करेगा तो वो गिरने के बाद जिंदा नहीं बचेगी। ये तो ठीक है, लेकिन फ्लाइंग क्लब के उस आदमी ने बताया कि वो हमेशा जिम्नास्टिक की मशकें करने के बाद जानबूझकर दरिया में गिरती है। ये क्या तुक है? क्या कहा जा सकता है? कभी वो मेरी टेलीपैथी की जद में आएगी तो मैं उसके दिमाग को टटोल कर कुछ मालूम कर सकूंगा।
उसी वक्त कोठी के बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने आला बीबी से कहा, यहाँ आ जाओ, कोई गाड़ी आकर रुकी है। इधर आला बीबी मेरे पास पहुंची। उधर गाड़ी में आने वाले दो शख्स ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे। मास्टर डिसूजा के एक मातियत ने मुझसे कहा, जनाब, एक अफसोसनाक खबर है। हमारे मास्टर डिसूजा को किसी ने हलाक कर दिया है। वैसे हम जानते हैं कि कत्ल करने वाले रेड पावर के आदमी हो सकते हैं। बहरहाल ये हमारे नए मास्टर हैं, मास्टर कैरोल। मैंने मास्टर कैरोल की जानिब सवालिया नजरों से देखा। उसने आगे बढ़ते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, मुझे आपसे मिलकर जितनी खुशी हो रही है इसका सबूत मैं अपनी खिदमत के जरिए दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे दिमाग को अच्छी तरह टटोल कर मुतमईन हो जाएं। उसके साथ आने वाले दूसरे शख्स ने कहा, मैं ब्लैक फोर्स का सरबराह हूं। आपसे पहले भी दिमागी राब्ता कायम कर चुका हूं। यकीनन आपने मुझे पहचान लिया होगा। मैंने गर्मजोशी से उसके साथ मुसाफिया किया। फिर हम बैठ गए। मास्टर कैरोल ने कहा, मुझे तमाम बातों का इल्म हो चुका है। कल आपके लिए एक दूसरी रिहाइशगाह का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ मेरी कार की डिग्गी में ऐसे आलात थे जो एंटी डिटेक्टिव प्लेट के पीछे छुपे हुए खुफिया आलात की निशानदेही कर सकती हैं। ये कहकर उसने दूर खड़े हुए मातियत को हुक्म दिया कि डिग्गी खोलकर तमाम सामान यहाँ ले आई। वो बाहर चला गया। फिर मास्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जनाब, मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो हुक्म दीजिए। मेरा एक जाती काम है। मेरी एक मुंह बोली मम्मी यहाँ रंगून में रहती थी, जो बहुत ही मशहूर नजूमी और क्याफा शनास थी। उन्होंने मरने से पहले अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम लिखती थी। उनका वसीयतनामा उनके एक वकील के पास है। मैं आपको मम्मी की कोठी का पता बताता हूँ, आप वहां से शायद उस वकील तक पहुंच सकेंगे। आप कोठी का पता बता दें, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। जो जायदाद आपके नाम लिख दी गई है उस वसीयतनामे के मुताबिक वो तमाम जायदाद आपके नाम ट्रांसफर करा दी जाएगी। आपको इस सिलसिले में कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। ब्लैक फोर्स के सरबराह ने कहा, यह तो बिल्कुल ही मामूली काम है। मुश्किल काम यह है कि हम आपके पीछे लगने वाले कातिलों को ढूंढ निकालें। आप यकीन करें कि हमारे आदमी हर क्लब और हर ऐसी जगह पहुंचे हुए हैं जहां चोर, बदमाश या कातिल किस्म के लोगों की मौजूदगी का जरा भी शुबा हो सकता है। ताज्जुब है कि हम अब तक उस कमबख्त का सुराग नहीं लगा सके। बस एक ही बात समझ में आती है कि वो कल से कहीं छुप कर बैठ गया है और किसी खास मौका की ताक में है। मैंने उसे ये नहीं बताया कि आला बीबी के चोर उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। वो जरा मोहतात हो गया है और समझ गया कि मेरे आसपास बहुत ही तजुर्बाकार, ज़हीन और पक्के निशानाबाज मौजूद हैं। वो नजर आएगा तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। मास्टर ने कहा, अक्सर मुजरिम इतने दिलेर होते हैं कि कभी सामने आकर या कभी फोन के जरिए चैलेंज करती हैं। क्या सांबल का कोई फोन आपको मौसूल हुआ? उसने फोन पर गुफ्तगू की थी, लेकिन अफसोस कि वो योगा का माहिर है और मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सका। इसलिए फोन पर होने वाली गुफ्तगू महज एक दूसरे के लिए चैलेंज थी। मुझे उम्मीद है कि हम आज रात तक सांबल को ढूंढ निकालेंगे। वो थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर मुझसे मुसाफिया करके रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैंने आला बीबी से कहा, तुम चाय पिलवाओ, मैं तुम्हारे उन चोरों तक पहुंचता हूं जिन्हें सांबल की तलाश में मुख्तलिफ नामों और पतों पर रवाना किया गया है। वो चली गई। मेरा जहन दो तरफ लगा हुआ था। एक तो सांबल की फिक्र थी कि वो किसी तरह हत्थे चढ़ जाए। दूसरा, पौमी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी। मैं पहले उसी चोर के पास पहुंचा जो पौमी के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने वाला था। पता चला कि पौमी अभी तक कोठी में वापस नहीं आई। फिर अभी वक्त ही कितना हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटा पहले वो हेलीकॉप्टर में बैठकर गई थी। अगर हमारी मालूमात के मुताबिक वह हेलीकॉप्टर से कूदकर दरिया में पहुंचती थी, फिर दरियाई रास्ते से कहीं जाती थी तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। मैं उस चोर के दिमाग से वापस आ गया। दूसरे के दिमाग में पहुंचा तो उसने कहा, जनाब, क्लब में बड़े बड़े जवारी रात के 9 बजे के बाद आती हैं। अगर यहाँ सांबल नजर आएगा तो मैं ट्रांसमीटर के जरिए आला बीबी को इतला दूंगा। मैंने हलाक होने वाली औरत के दिमाग से जो मालूमात हासिल की थी उनमें उस औरत की छोटी बहन का नाम और पता भी शामिल था। जो चोर उस पते पर गया था मैंने उससे राब्ता कायम किया। वो मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने मुखातिब किया तो उसने कहा, सामने वाली गली के 12वें मकान में उसकी छोटी बहन रहती है। आप मौजूद रहें तो मैं वहां जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता हूं। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो गली में दाखिल हुआ। फिर उसने 12वें मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। एक छोटा सा लड़का नजर आया। चोर ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर पूछा, बेटे, क्या माइकल साहब यही रहते हैं? उसने इनकार में सर हिलाया। मकान के अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, विक्टर, कौन आया है? उस लड़के ने कहा, मालूम नहीं है साहब, किसी माइकल को पूछ रहे हैं। फिर एक नौजवान लड़की नजर आई। उसने दरवाजे पर आकर पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? चोर ने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने उसे पढ़ने के बाद कहा, इसमें मकान नंबर 12J लिखा है और हमारे मकान का नंबर 12G है। आप जे ब्लॉक में जाकर देखें।
उसने कागज को वापस किया। चोर उसे अपनी जेब में रखकर वापस पलट गया। मैंने कहा, शुक्रिया, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। मैं उस लड़की के दिमाग में पहुंच गया। उसका नाम सूजी था। वो सीनियर कैम्ब्रिज की तालबा थी। उस मकान में अपने छोटे भाई विक्टर और बड़ी बहन रोजी के साथ रहती थी। वही रोजी जो सांबल की दोस्त थी और अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरा ख्याल था कि उसे रोजी की मौत की इत्तला जरूर दी जाएगी या फिर देखा जाएगा कि रोजी के घर न आने से सूजी और उसके भाई पर क्या रद्द-ए-अमल होता है, या सांबल उसके कत्ल की वारदात को किस तरह इन बहन भाई से छुपाता है। मैं फिर किसी वक्त उसके दिमाग में झांकने के लिए वहां से वापस आ गया। सांभल का जाती मकान मोलबिन शहर में था। वहां भी एक चोर गया हुआ था, मगर अभी तक मोलबिन शहर तक पहुंच नहीं सका था, इसलिए मैं उसके दिमाग से भी वापस आ गया। मैं फिर उस चोर के पास पहुंचा जो पौमी की कोठी के सामने अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मैंने उसे मुखातिब किया तो उसने कहा, मैं अभी आप ही का इंतजार कर रहा हूं। वो अर्जुन कुमार वापस आ गया है। मैं करीबी टेलीफोन बूथ से उसके नंबर पर उसे मुखातिब करता हूं। वो तेजी से चलता हुआ एक रास्ते से गुजरकर दूसरे रास्ते पर पहुंचा। वहां एक टेलीफोन बूथ था। उसने अंदर जाकर उस गेंडनुमा अर्जुन कुमार के फोन नंबर पर उससे राब्ता कायम किया। रिसीवर कान से लगाकर सुनने लगा। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। फिर किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। चोर ने पूछा, क्या ये गुले शबू, गुले हजारा के मैनेजर हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया, ये आप क्या बोल रहे हैं, किस चीज के मैनेजर? चोर ने पूछा, क्या ये गुलफरोश की दुकान नहीं है? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। रिसीवर रख दिया गया। मैं दूसरी तरफ बोलने वाले के दिमाग में पहुंच चुका था। वो इस कोठी का एक मुलाजिम था। जैसे उसने रिसीवर रखा, पास ही सोफे पर बैठे हुए अर्जुन कुमार ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने कहा, साहब, रॉन्ग नंबर था। अर्जुन कुमार ने कहा, फोन इधर लाओ। मुलाजिम ने फोन उठाकर उसके करीबी छोटी सी तपाई पर रख दिया। वो नंबर डायल करने लगा। उस वक्त तक मैं उस गेंडे के दिमाग में पहुंच चुका था। उसकी सोच कह रही थी, वो पौमी के मुतल्लिक किसी से पूछना चाहता है कि वो खैरियत से पहुंच चुकी है या नहीं। इस वक्त उसके तस्वुर में एक हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था। उससे लटकने वाली एक सीढ़ी से पौमी झूल रही थी, बाजीगरी दिखा रही थी। लोग उसे टर्पीज गर्ल कहते थे। जब पहली बार उसने परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर की सीढ़ी से लटककर जिम्नास्टिक के करतब दिखाए थे तो उसकी शोहरत दूर तक पहुंच गई थी। पुलिस के आला हुक्काम ने इस पर एतराज किया था कि इस खतरनाक मशगले में जान का खतरा है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन पौमी जिद्दी थी। उसकी वजह से अर्जुन कुमार को यह केस अदालत तक ले जाना पड़ा। उसने ऐसी कई किताबें, बेशुमार तस्वीरें और कुछ मुतहर्रिक फिल्में पेश की, जिनमें दुनिया के कितने ही मशहूर बाजीगर अपनी जिंदगी को खतरात में डालकर हैरत अंगेज तमाशे दिखाती हैं। और वो तमाशे नहीं, अज़्मो हिम्मत के कारनामे कहलाती हैं और इंसानी तारीख में रिकॉर्ड के तौर पर महफूज रहते हैं। अर्जुन कुमार ने यह केस पौमी के हक में जीत लिया। इसके बाद पुलिस वाले ये बात लेकर पीछे पड़ गए कि दरिया के ऊपर परवाज करने और जिम्नास्टिक के करतब दिखाने फिर दरिया में गिरने का मतलब कुछ और हो सकता है। ये कोई गहरी चाल है, शायद दरियाई रास्ते से स्मगलिंग होती है। उसकी सोच ने आगे बताया कि स्मगलिंग तो यकीनन होती है, लेकिन स्मगलिंग का कोई माल पौमी के पास नहीं होता। वो सिग्नल गर्ल का रोल अंजाम देती है। जब परवाज करते हुए हेलीकॉप्टर की सीढ़ी से नीचे लटकती है तो जिम्नास्टिक के करतब के दौरान हाथों और पैरों की मखसूस हरकतों से पैगाम रसानी करती है। अर्जुन कुमार का ताल्लुक रेड पावर से था। पौमी रेड पावर की एक खतरनाक फाइटर और एक बाकमाल एजेंट समझी जाती थी। अपर बर्मा में कम्युनिस्टों का गलबा था। वहां से गुरीला जंग लड़ने वाले बागियों के लिए कभी आतिशी असला और कभी जंगी जरूरियात से मुतल्लिक जरूरी सामान रवाना किया जाता था। लॉन्च या मोटर बोट के जरिए वो सामान दरियाई रास्ते से आता जाता था। पौमी इशाराती पैगाम के जरिए उन लॉन्च वालों या मोटर बोट वालों की रहनुमाई करती थी कि उन्हें किस साहिल पर लंगर अंदाज होना चाहिए, किस साहिल पर कोस्ट गार्ड्स वगैरह का खतरा है। उसी वक्त अर्जुन कुमार ने एक कॉटेज के फोन का नंबर डायल किया। वो कॉटेज दरिया के एक साहिल पर था। वहां एक कार पौमी के लिए मौजूद रहती थी। वो तैरती हुई उस साहिल तक पहुंचती थी, फिर कॉटेज में जाकर लिबास बदलती थी। इसके बाद उस कार में बैठकर शहर वापस आ जाती थी। राब्ता कायम होते ही अर्जुन कुमार ने पौमी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उस कॉटेज के मुलाजिम ने कहा, वो यहाँ आई थी, लिबास बदलने के बाद चली गई हैं। आपके लिए पैगाम छोड़ा है कि आप उनका इंतजार न करें। वो रात को किसी वक्त वापस आएंगी या फिर कल तक वापसी होगी। ये सुनने के बाद अर्जुन कुमार ने झुंझलाकर रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। फिर सोचने लगा, अजीब बेहुदा लड़की है, कभी बताकर नहीं जाती, कुछ हो गया तो उसका इंतजार ही करता रह जाऊंगा। उसने फिर रिसीवर उठाया। रेड पावर के बॉस का नंबर डायल करने लगा। राब्ता कायम होने के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, जी फरमाइए, रिकॉर्डर ऑन है।
वो अपना पैगाम रिकॉर्ड कराने लगा। बॉस, जो पैगाम पौमी के जरिए पहुंचाया गया था वो अपने साथियों तक पहुंच गया है। पौमी बखैरियत वापस आ गई है, लेकिन कुछ बताए बगैर कहीं चली गई है। आपसे दरख्वास्त है कि उसकी निगरानी की जाए। शहर में फरहाद और उसकी पूरी टीम मौजूद है, वो कहीं उनके हत्थे ना चढ़ जाए। उसने रिसीवर रख दिया। अब वो मेरे मुतल्लिक सोच रहा था। क्या फरहाद इस वक्त सांबल की दोस्त के दिमाग में मौजूद था? सांबल बहुत ही मोहतात रहने वाला आदमी है। उसने इतनी हसीन औरत को ख्वामखाई मार डाला। कमबख्त कितना बाकमाल और फुर्तीला है। बेयक वक्त 3 या 4 खंजर अपने शिकार की तरफ फेंकता है और शिकार 1000 तदाबीर के बावजूद बच नहीं सकता। इतनी सलाहियतें रखने के बावजूद उसके दिमाग पर फरहाद आसिफ की तरह छाया हुआ है। वो किसी भी ऐसे शख्स के करीब रहना नहीं चाहता जिसके पास फरहाद की मौजूदगी का शुबा हो जाए। इसीलिए वो मेरे पास से भी चला गया। मुझे भी नहीं बताया कि कहाँ जाने वाला है। उसने सर को झटक कर कहा, जहन्नुम में जाए। मैं ख्वामखा उसके मुतल्लिक सोच रहा था। मुझे तो रसवंती के मुतल्लिक सोचना चाहिए। सांबल ने जाते जाते वादा किया कि जल्द ही रसवंती को मेरे पास पहुंचा देगा। शर्त यही है कि जब तक रसवंती उसके सामने आए तो मैं उसके सामने गूंगा बना रहूं, वरना फरहाद मुझ तक पहुंच जाएगा। क्या मुसीबत है, इतनी हसीन औरत इतने तवील इंतजार के बाद मिल रही है और मैं दिल की बात नहीं कह सकूंगा। गूंगा बनकर रहना होगा। क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं, गूंगा बनकर ही गुजारा कर लूंगा। वो तस्वुर में हसीन रसवंती को देखने लगा। फिर वो ख्याल ही ख्याल में आगे बढ़ना चाहता था। मैं उसके दिमाग से निकल आया। मुझे गुस्सा आ रहा था। ये मेरी मजबूरी थी कि इस वक्त मैं उसे जहनी अजियतें नहीं पहुंचा सकता था। अगर उसे छेड़ता तो मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाता। उस वक्त 7 बज रहे थे। रात की तारीकी फैल चुकी थी। इस कोठी से बाहर रंगून शहर जगमगाते हुए कुमकुमों से रोशन हो चुका होगा, लेकिन मैं एक कैदी की तरह वहां बैठा हुआ था। शहर के हुस्न को नहीं देख सकता था और ना ही किसी तफरीह में हिस्सा ले सकता था। मुझे जरा सी झुंझलाहट हुई। ये भी क्या जिंदगी है? और ये भी काबिल गौर बात थी। सामल ने पूछा था, मैं कब तक इस कोठी में कैद रहूंगा? कब तक बाहर नहीं निकलूंगा? ये सवाल जवाब तलब था। इसका जवाब मुझे ही देना था। मैं वहां से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आला बीबी की ख्वाबगाह में पहुंचा। वह मौजूद नहीं थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो एक कार की पिछली सीट पर बैठी कहीं जा रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? अभी वापस आ जाऊंगी। उसी दस्तावेज की चोरी का सिलसिला है। कुछ मामला तय करने हैं। तुम किसी न किसी बहाने कोठी से निकलकर बाहर की सैर कर लेती हो। मैं कब तक कैदी बना रहूंगा? तुम वहां रहकर उकता गए होगे। तुम्हारी जिंदगी तो एडवेंचर से भरपूर है। तुम एक जगह कैसे ठहर सकते हो? इस आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। अचानक ही तहमीना याद आ गई। बेचारी एडवेंचर के शौक में मेरे साथ साथ कहाँ भटकती रही थी और आखिरकार मारी गई। आला बीबी ने पूछा, कहाँ गुम हो गए? सोच रहा हूं कि एडवेंचर का शौक पूरा होना चाहिए। इस माहौल से बाहर नहीं निकलूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। बीमार पड़े तुम्हारे दुश्मन। मैं रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगी। फिर हम बाहर निकलेंगे। यहाँ की कैसीनो नाइट क्लब सुबह तक जवान रहती हैं, जागते रहती हैं। मैंने उसे बताया कि अर्जुन कुमार का ताल्लुक रेड पावर से और वो लोग पौमी से एक सिग्नल गर्ल का काम लेती हैं। उसके जरिए कम्युनिस्ट बागियों तक पैगाम रसानी होती है। इसके बाद मैंने बताया कि अर्जुन कुमार किस तरह रसवंती के मुतालिक सोच रहा था। सांबल ने वादा किया कि जल्द अज जल्द रसवंती को उसके पास पहुंचा देगा। आला बीबी ने कुछ सोचकर कहा, क्यों ना दुश्मनों को छेड़ा जाए और रसवंती को उनके सामने चारा बनाकर डाला जाए। क्या कह रही हो? रसवंती को अब मैं किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। पूरी बात पहले सुन लो। रसवंती वहीं कोठी में रहेगी। उसके चारों तरफ सख्त पहरा रहेगा। मैं रसवंती के मेकअप में बाहर निकलूंगी। मैंने खुश होकर कहा, परफेक्ट, नाइस आइडिया। मैं अर्जुन कुमार के दिमाग में झांक कर मालूम करता हूं कि वो रात को कब तक जागता रहता है और कहां कहां वक्त गुजारता है। उसके दोस्त कहां होते हैं। इस तरह तुम उसके सामने से कभी गुजरोगी या कभी उसके दोस्तों की नजरों में आओगी तो वो लोग जरूर अर्जुन कुमार को इस बात की इतला देंगे और वो तुम्हें रसवंती समझकर तुम्हारा ताकुब शुरू कर देगा। और ये खबर सांबल तक भी पहुंच सकती है कि रसवंती रंगून में कहीं भटक रही है। मैं अब इस बात पर गौर करता हूं। तुम आओगी तो हम इस पर अमल करेंगे। मैंने उसे राब्ता खत्म कर दिया। फिर अर्जुन कुमार के दिमाग में झांक कर उसकी रात की मसरूफियात के मुत्तलिक मालूमात हासिल करता रहा। मैंने उसके दोस्तों के नाम पते मालूम किए। मुझे ऐसी जगहों का भी इल्म हुआ जहां से रसवंती आला बीबी गुजरे तो रेड पावर के आलाकार उन्हें देख सकें। फिर मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। इसके बाद मैंने मरजाना के मुतालिक सोचा। पिछली बार उसकी बीमार अम्मी के दिमाग से मालूम किया था कि वो बखैरियत है और पहले जैसी मरजाना बन चुकी है। उस वक्त वो मशरकी लिबास में बहुत ही हसीन और बहुत ही शर्मीली नजर आ रही थी। माँ उसे देख देख कर उस पर कुर्बान हो रही थी। इस वक्त मैंने बराह रास्त मरजाना को मुखातिब नहीं किया।
इस बार मैं उसके दिमाग में जैसे ही पहुंचा वो चौंक सी गई। उसे अपने दिमाग में कोई गैर मामूली सी बात महसूस हुई। उसकी सोच ने कहा, क्या फरहाद मेरे दिमाग में मौजूद है? इस ख्याल से वो शर्माने झिझकने लगी, इधर उधर देखने लगी जैसे मुझसे कतराने और छुपने की जगह तलाश कर रही हो। मैंने पूछा, क्या बात है, क्या हम आपस में अजनबी हैं? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, फरहाद चले जाओ, मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं अब वो नहीं रही जो कुछ हमारे दरमियान हो चुका है उसे माजी की एक भूल समझकर भूल जाओ। मर जाना तुम भुलाई जाने वाली चीज नहीं हो। याद है तुमने मुझे हरजाईपन का ताना दिया था और मैंने जवाबन कहा था कि मेरी जिंदगी में जो भी लड़की मेरे शाना बिशाना जीने का सलीका और मरने का हौसला लेकर आती है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, और तुम भी ऐसी एक लड़की हो। मैं ऐसी नहीं रही, मैं बदल गई हूं। मेरे दिमाग में अब किसी भी दुश्मन से लड़ने झगड़ने का ख्याल तक नहीं आता। कभी ऐसा मौका आया तो मैं दुश्मन को मोहब्बत से मौम करने की कोशिश करूंगी। मुझे खुशी है कि तुम्हारा दिमाग इस हद तक ठंडा हो गया है, तुम्हारा गुरूर खत्म हो गया और तुम एक नॉर्मल लड़की बन गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन अगर जान के दुश्मन बनकर आए तो तुम्हारी शरीफाना गुफ्तगू से मौम हो जाए। कोई भी दुश्मन हो, कोई भी शाहजोर हो, जब भी उसके सामने शरीफाना गुफ्तगू की जाती है तो वो अपने सामने वाले को कमजोर समझता है। कुछ भी हो, बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं जो सीख कर आई हूं उस पर अमल करूंगी और आजमाऊंगी कि मोहब्बत कितना बड़ा और कितना जबरदस्त हथियार है। वो हथियार हाथ में नहीं होता, जुबान में होता है, दिल में होता है, और दुश्मन उसे जेर हो जाते हैं। तुम कहाँ की बातें कर रही हो? चलो, बाबा ने जो कुछ सिखाया उस पर अमल कर लेना, लेकिन बाबा ने ये तो नहीं सिखाया कि फरहाद से दूर चली जाना। उन्होंने ये भी समझाया कि फरहाद दिमाग में आता है, दिल में जगह बनाता है, फिर उस दिल को हमेशा के लिए वीरान छोड़कर चला जाता है। समझदार लड़कियां पहले से मोहतात रहती हैं, इसलिए मुझे भी मोहतात रहना चाहिए। कब इतनी दोस्ती, इतनी गुफ्तगू, इतनी बेतकल्लुफी ना हो कि बाद में मुझे पछताना पड़े। मैंने हैरानी से कहा, ये बाबा साहब तो मुझसे बड़ी ही ढकी छुपी दुश्मनी कर रहे हैं। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? ना वो मुझे अपने पास आने की इजाजत देते हैं, ना ख्याल खवानी के जरिए बातें करते हैं। उधर सोनिया को अपने पास बुलाकर रख लिया, इधर तुम्हें मेरे खिलाफ बहका दिया। कमाल है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनके मुताल्लिक क्या राय कायम करूं। बाबा साहिब एक अजीम इंसान है, तुम्हारी राय कैसी भी हो उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं कसीदा सुनना नहीं चाहता, तुम ये बताओ कि मुझसे वो बेतकल्लुफी, वो दोस्ती ना सही, लेकिन हमने माजी में बहुत अरसा साथ गुजारा है, बड़े ही नशेबो फराज से गुजरते आए हैं। उस माजी के हवाले से हम बातें तो कर सकती हैं, कभी कभी एक दूसरे से मिल तो सकती हैं। हमारा ना मिलना, हमारा बातें ना करना ज्यादा मुनासिब है। बाबा ने मुझे हदायत दी है कि मैं जल्द ही अपनी पसंद का कोई शरीफ लड़का देखूं और शादी कर लूं। जब मैं शादी कर लूंगी और मेरे तमाम ख्यालात, मेरे तमाम जज्बात, मेरी तमाम तवज्जो अपने जीवन साथी के लिए होगी, तो फिर मुझ पर तुम्हारी बातों का और घातों का कोई असर नहीं होगा। यानी मैं एक मोहलिक मर्ज हूं। मुझसे निजात हासिल करने और शिफा पाने का कामयाब नुस्खा तुम्हें बता दिया गया है। अब तो मुझे संजीदगी से बाबा के मुतल्लिक को गौर करना होगा, समझना होगा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। मरजाना अपनी जगह से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने कहा, मैंने कल तुम्हें तंग चूड़ीदार पजामे और पशवाज में देखा तो तुम बहुत हसीन लग रही थी। मुझसे ऐसी बातें न करो, प्लीज चले जाओ। मैं खामोश हो गया। वो बेख्तियार अपने हुस्न जमाल के मुतल्लिक सोचने लगी। उसे याद है कि जब उसने पिछली रात वो लिबास पहनकर कद्दे आदम आईने में अपना सरापा देखा था तो खुद को देखती रह गई थी। कितनी प्यारी, कितनी हसीन लग रही थी। मशरकी लिबास ने उसका रंग रूप ही बदल दिया था। मैं चुपचाप उसके दिमाग में उसकी सोच पढ़ रहा था। औरत अंदर से कितनी ही पत्थर हो, फौलाद हो, मगर अपने हुस्न की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर खुद जाल बिछाती और खुद गिरफ्तार होती चली जाती है। उसने बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोल दिया। दरवाजे पर सोनिया खड़ी हुई थी। उसे देखते ही वो गले लग गई। सोनिया ने उसे प्यार किया, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। वो दोनों अंदर आ गईं। मरजाने ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, क्यों मिस्टर फरहाद, आप मेरे पास मौजूद हैं? सोनिया ने हैरानी से पूछा, क्या फरहाद यहाँ है? मैंने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं मौजूद हूं, मगर तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो अपने टाइम टेबल के मुताबिक बाबा के पास होना चाहिए। बाबा साहब ने मेरे लिए पैगाम भेजा था कि वो 2 दिन तक बिल्कुल तनहा रहेंगे, इसलिए मैं उनके कॉटेज में ना हूं। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं मरजाने के पास चली आई। अब यहाँ पेरिस में उसके साथ परसों तक रहूंगी। मैंने पूछा, ये बाबा साहब आखिर क्या बला हैं? सोनिया ने घूरकर खला में देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बाबा साहब की शान में गुस्ताखी ना करो। क्यों ना करूं? कभी तो यूं लगता है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ वंडरफुल न्यू जनरेशन का जो इदारा कायम है
उसकी आला बीबी और 40 चोर और दूसरे लोग सिर्फ मेरी खिदमत के लिए हैं। कभी पता चलता है कि वो मेरे खिलाफ महाज बनाती जा रही है। तुम्हें इस बात का शुबा कैसे हुआ? इस तरह के तुम मेरी पुरानी और अजीज तरीन साथी हो। उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और अपने पास बुलाकर रख लिया। मरजाना मेरी दोस्त थी, अब वो बिल्कुल ही बदल गई है। कहती है बाबा ने मुझसे बेतकल्लुफ होने के लिए मना किया है और उसे हदायत दी है कि वो फौरन किसी अच्छे शख्स से शादी कर ले। तो बाबा ने कौन सा बुरा मशवरा दिया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मरजाना से जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। वो अच्छी लड़की है, उसे अच्छी जिंदगी गुजारने दो। उसे छेड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन बाबा साहब का रवैया मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है? यही कि आइंदा तुम उनके पास कॉटेज में जाओगी तो मैं जरूर तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम इस ख्याल खाम में न रहो। मेरे दिमाग में मौजूद रहोगे तो उन्हें पता चल जाएगा, वो तुम्हें फौरन ही भगा देंगे। कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि पहली बार मैं उनसे बेहद मुतासिर क्यों हुआ था। उनकी शख्सियत का रोब मुझ पर किस तरह पड़ा था? क्या अभी वही कैफियत होगी? तजुर्बा करना कोई बुरी बात नहीं है। देखो फरहाद, बाबा साहब की मर्जी के खिलाफ कभी कोई कदम न उठाना। ठीक है, मैं उनके पास तुम्हारे दिमाग के जरिए नहीं जाऊंगा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मरजाना को भी नहीं छेड़ूंगा, लेकिन फिर मेरी शर्त यह होगी कि तुम बाबा साहब को छोड़कर मेरे पास चली आओ। ये कैसे हो सकता है? यहाँ बाबा साहब ने मुझे बहुत सुकून, बहुत आराम दिया है। मैं रूहानियत सीख रही हूँ। इससे दिमाग को और रूह को कितना सुकून मिलता है मैं बयान नहीं कर सकती। तुम यकीन करो, जब साल 2 साल 4 साल के बाद तुम्हारे पास आऊंगी तो मुझे पहचान नहीं सकोगे। मैं पहले से ज्यादा हसीन, पहले से ज्यादा कम उम्र नजर आऊंगी। बस बस, ना मुझे तुम्हारे हुस्न की जरूरत है ना कम उम्र की। तुम जैसी भी हो मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी। क्या बाबा साहब की अहमियत मुझसे ज्यादा है? मैं तुम पर इसलिए उन्हें तरजीह दे रही हूं कि वो बुजुर्ग हैं, अच्छी बातें सिखा रही हैं। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? वरना दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो फरहाद से मुझे दूर कर सके या फरहाद के खिलाफ मेरे दिमाग पर गालिब आ जाए। बातें ना बनाओ, मेरे पास चली आओ। मैं बाबा साहब से नाराज हूं। अगर उनके पास नहीं पहुंच सकता तो उनसे एहतजाज का सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं अपनी चीज उनसे वापस ले लूं। सिर्फ तुम नहीं, मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ वापस आएगा। फरहाद, ये क्या उल्टे सीधे फैसले कर रहे हो? मुझे जो कहना था कह दिया, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं खामोश हो गया। फरहाद, देखो मत जाओ, तुम्हें खुदा की कसम, मेरी कसम, पारस की कसम, वापस आओ और मेरी बात सुनो। मैं उसकी कसम पूरी कर रहा था क्योंकि मैं उसके दिमाग में मौजूद था, लेकिन वो चुपचाप खड़ी हुई खला में घूरती हुई अपने दिमाग में मुझे महसूस करने की कोशिश कर रही थी। फिर गुस्से से बोली, मुझसे फ्रॉड मत करो, मैं तुम्हारी रग रग को पहचानती हूँ। तुम मेरे पास मौजूद हो। सुनो, ना तो पारस यहां से जाएगा ना मैं तुम्हारे पास आऊंगी। पारस यहां हर तरह से महफूज है। तुम्हारी जिद की वजह से मैं उसे खतरात में नहीं डालूंगी। तुम नाराज होते हो तो हो जाओ। मैंने एक नहीं 1000 बार तुम्हें नाराज होते और फिर सोनिया से दोस्ती करते देखा है। बस अब भाग जाओ यहां से। जब तुम मुझे भगा ही रही हो तो तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की ऐसी की तैसी। अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। आखिरी बार, खुदा हाफिज। मैं चुप हो गया। इस बार उसने परेशान होकर मुझे आवाज दी, फरहाद, मैं तो मोहब्बत से भागने के लिए कह रही हूं। तुम मेरी मोहब्बत को, मेरे अंदाज को खूब समझते हो। मुझसे एक बार अच्छी तरह खुदा हाफिज कहकर रुखसत हो जाओ। मैं खामोश रहा। वो बार बार मुझे आवाजें देती रही। फिर परेशान होकर एक सोफे पर बैठ गई। मरजाना ने पूछा, क्या बात है? क्या फरहाद से झगड़ा हो गया है? हाँ, ख्वामखा मुझे परेशान करते रहती हैं। अभी कह गए हैं कि कभी नहीं आएंगे। आखिरी बार खुदाफिज कह गई हैं। लोहा मकनातीस से कहता है कि नहीं आएगा। मैंने उसके भरपूर एतमाद पर मोहब्बत से मुस्कुराते हुए राब्ता खत्म कर दिया। फिर जमीला के दिमाग में पहुंचा। वो अपने कमरे के फर्श पर बैठी हुई प्लास्टिक के बारीक रेशे के जरिए एक चटाई बुन रही थी। उसकी बनावट में बड़ी खूबसूरती, बड़ा कमाल था। उस चटाई में रंग बिरंगे फूल बनते जा रहे थे। मैंने उसके दिमाग से मालूम किया मेरा बेटा पारस इस वक्त एक पालने में सो रहा था। वो मुतमईन थी और इसीलिए बड़ी लगन से अपने हुनर का मुजाहरा कर रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर सोचने लगी। फिर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं फरहाद अली तैमूर उससे मुखातिब हूँ। वो खुश हो गई। उसने कहा, आपका बेटा बिल्कुल खैरियत से है, माशाल्लाह, सेहत भी अच्छी है। जमीला, वो सिर्फ मेरा और रसवंती का नहीं, तुम्हारा बेटा भी है। बल्कि तुम्हारा हक उस पर ज्यादा है। तुम मेरे बेटे के लिए जो कुछ कर रही हो उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझ ममता की मारी को एक ऐसा तोहफा दिया जिसे पाकर मैं अपनी पिछली तमाम बदनसीबी को भूल गई हूँ।
मैंने उससे थोड़ी देर बातें की। उससे कहा कि वो जरा उठकर बच्चे के पास जाए और उसे देखे। मैं उसकी सोच के जरिए अपने बच्चे को महसूस करना चाहता हूँ। उसने मेरी हदायत पर अमल किया, बच्चे के पास गई। मोहब्बत के जज्बों से सरशार होकर कभी उसे चूमती, कभी उसके बाल संवारती। मैं उसके दिमाग में था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अपने बेटे को चूम रहा हूं, खेल रहा हूं। थोड़ी देर बाद मैं उससे रुखसत हो गया। रात के 9 बज रहे थे। मेरा ख्याल था आला बीबी 10 बजे तक वापस आ जाएगी तो हम बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाएंगे। मेरे दिल ने कहा मुझे रसवंती से मिलना चाहिए। अगरचे वो मुझसे घबराती है, जरा कतराती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मानूस हो जाएगी। मैं आला बीबी के बेडरूम से निकलकर रसवंती की ख्वाबगाह की तरफ आया। उसका दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे का पर्दा एक तरफ जरा हटा हुआ था। मैंने एक दिलचस्प तमाशा देखा। वहां 2 अदद रसवंती एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। मैंने फौरन एक के दिमाग में झांक कर देखा। मालूम हो गया कि वो दूसरी आला बीबी है। रसवंती अपनी शक्ल को हैरानी और परेशानी से देख रही थी। उसे कमरे में दाखिल होते देखकर पहले तो पूछा था, तुम कौन हो? आला बीबी का जवाब था, मैं रसवंती हूँ। तुम झूठ बोलती हो, रसवंती मैं हूँ। आला बीबी ने मुस्कुराकर संजीदगी से कहा, तुम दुरुस्त कहती हो, तुम भी रसवंती हो, मैं भी रसवंती हूँ। हम दोनों एक हैं। हमारे शरीर अलग नजर आते हैं मगर हमारी आत्मा एक है। मैं तुम्हारे अंदर से निकलकर भटक रही थी, आज मुझे ये मंजिल मिल गई। जब आला बीबी उसे ये बात समझा रही थी तभी मैं दरवाजे के पास पर्दे के पीछे पहुंच गया था और उनकी बातें सुन रहा था। रसवंती ने पूछा, तुम मेरे अंदर से कैसे निकली, कहाँ भटक रही थी? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। यही तो मुश्किल है, तुम बहुत कुछ भूल गई हो। जब तुम मंदिर में पहुंचाई गई तो एक नौजायदा बच्ची थी। वहां से तुम्हें जो तालीम दी गई उसके मुताबिक क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं कि जब आत्मा बेचैन हो तो वो अपनी तड़प और बेचैनी से मजबूर होकर कभी कभी जिस्म से अलग होती है? तो जिस्म तो जिंदा रहते हैं मगर रूह से खाली होते हैं। जिस तरह तुम अभी जिंदा हो मगर तुम्हारी आत्मा यहाँ सामने खड़ी हुई है और वो मैं हूँ। मैं अपने शौहर, अपने जीवन साथी फरहाद के लिए भटक रही थी, इसलिए बेचैन थी। मैंने तुम्हारा इंतजार किया कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग अपने जीवन साथी को पहचान लेगा तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगी, मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन तुम अब तक उसे भुलाए बैठी हो। तुम उसे पहचानने से इनकार कर रही हो, तुम उससे घबराती हो, दूर भागती हो। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं उसके पास रहूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर से निकल आई हूं। अब तुम आधी उधर और आधी इधर हो। मैं मुस्कुराने लगा। वाकई आला बीबी बड़ी बाकमाल थी। बड़े अच्छे अंदाज में उसे मेरी तरफ माइल करने और कायल करने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। यूं भी उसे रसवंती के मेकअप में रहना था। इस तरह वह रसवंती को उसके मजहबी चक्करों में उलझाकर मेरी तरफ धकेल रही थी। मैं पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल हुआ। फिर उन दोनों को देखते ही जानबूझकर ठिठक गया। वो दोनों मुझे देखने लगी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या? मेरी बीवी, मेरी रसवंती कौन है? रसवंती अपने सीने पर हाथ रखकर मैं कहने वाली थी, फिर एकदम से रुक गई। जैसे ये हरकत उससे बेख्तियार सरजद होने वाली थी और वो ऐन वक्त पर संभल गई। आला बीबी ने कहा, अपने आप को रसवंती कहने के लिए हम दोनों में से कोई मैं नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी रसवंती हूं। हमें हम कहना होगा, इसलिए कि हम दोनों अलग अलग नजर आते हुए भी अलग नहीं है। मैं आला बीबी की बातों के दौरान रसवंती के दिमाग में था। उसकी सोच तजब्जुब का शिकार थी। वो अपनी आंखों के सामने अपने आप को देख रही थी। सर से पांव तक बिल्कुल वही थी। नाक नक्शा वही था, कहीं से कोई फर्क नहीं था। और वह दूसरी रसवंती दावा कर रही थी कि वो उसके जिस्म का, दिल का, दिमाग का वो हिस्सा है जो अपने फरहाद के लिए बेचैन रहता है। अब तक वो हिस्सा अपने फरहाद की तलाश में भटकता रहा और आज अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। आला बीबी ने मुझे देखकर दोनों हाथ जोड़कर सर को झुकाया, फिर फर्श पर घुटने टेक दी और आंखें बंद करके बोली, मेरे सरताज, मेरे जीवन साथी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं अब तक इंतजार करती रही कि अपने दोनों वजूद के साथ तुम्हारे पास चली आऊं, लेकिन मेरा वो हिस्सा जिसका ताल्लुक मेरे दिमाग से है वो आपको भूल गया है। वो हिस्सा आपके पास आना नहीं चाहता, इसलिए मैं अलग होकर आपके चरणों में आ गई हूं। मैं बड़ी मुसरत का इजहार करते हुए आला बीबी के पास आया, फिर उसे दोनों बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला, ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरी रसवंती का एक हिस्सा आज मुझे मिल रहा है, कल दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। मेरी शरीक है याद तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। ये कहकर मैंने आला बीबी को अपने बिल्कुल करीब कर लिया। तब वो घबरा गई। वो तो ड्रामा कर रही थी, मगर ये ड्रामा दिल में धक धक पैदा करने लगा था। उसके दिमाग ने कहा फौरन ही फरहाद से दूर हो जाना चाहिए, मगर दिल ने कहा नहीं, यूं ही जरा सा सोचने के बहाने, समझने के बहाने, घबराने के बहाने इसी तरह रहना चाहिए। इस तरह धड़कनों को आराम आ रहा है।
हाय, ये दिल कैसा हरजाई होता है। फौलादी सीने में बंद करके रखो तब भी दूसरे के लिए बेईमान हो जाता है। वो उस वक्त अपनी मजबूत कुव्वत इरादी से काम लेकर मुझसे दूर होना चाहती थी कि मैंने उसकी सोच के जरिए कहा, क्या कर रही हो, ड्रामा मुकम्मल होने दो। अगर तुम मुझसे दूर होगी तो रसवंती पर भेद खुल जाएगा। वो समझ लेगी कि तुम उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा, उसकी आत्मा, उसका वो दिल नहीं हो जो मेरे लिए तड़पता है। उसे दिमाग से सोचने दो, इस दिमाग से जो मुझे भूल चुका है, प्लीज। उसने बड़ा ही कमजोर सा एतराज किया, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है फरहाद। तुम ही किसी बहाने मुझसे दूर हो जाओ। मैं क्या बताऊं, देखो तुम सब समझते हो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन इस बात का एतराफ करो कि तुम मेरी सामी हो। वो चुप रही, एकदम से जैसे मेरे करीब ठहर सी गई, जैसे सब कुछ भूल गई हो, सिर्फ सामी याद रह गई हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कितने ही दिनों से सामी कहकर, आला बीबी कहकर या सुमेरा कहकर मुखातिब नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे सामी कहने की इजाजत नहीं दी। अब बोलो। अचानक ही उसने पूरी कुव्वत इरादी से काम लिया, एकदम से अपने आप को छुड़ाकर अलग हो गई, मुंह फेर कर शर्माते हुए बोली, छी छी, मैं भी कैसे दिल के हाथों मजबूर हो गई। ये सच है कि मैं आपकी शरीके हयात हूं, आप मेरे जिस्मो जान के मालिक हैं, लेकिन फिर भी अपने साय के सामने, अपने दूसरे हिस्से के सामने कुछ लाज शर्म होती है। मैं आपसे अकेले में बातें करूंगी और अपने बेचैन दिल का हाल सुनाऊंगी। ये कहती ही वो तेजी से चलती हुई बाहर चली गई। अब रसवंती मेरे सामने तन्हा रह गई थी। वो गुमसुम खड़ी थी। जो कुछ वो देख रही थी उसे यकीन आ भी रहा था और नहीं भी। और जब यकीन आता था तो उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा होती थी। दिमाग में एक हासिदाना जज्बा पैदा होता था, जैसे पता नहीं उसकी कौन सी चीज छीनी जा रही हो। कभी उसका दिमाग कहता था कि वो खुद अपने अंदर से निकलकर मेरे करीब आई थी, और कभी उसका दिल कहता था कि अपना साया भी अपने जीवन साथी के पास चला जाए तो औरत उसे बर्दाश्त नहीं करती, जलने कुड़ने लगती है। ये सोचते ही वो फिर संभल गई और संभल कर सोचने लगी, मैं क्यों इस शख्स को जीवन साथी कह रही हूं, ये कौन लगता है मेरा। मगर वो रसवंती। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर तेजी से चलते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। वो आला बीबी के पीछे गई थी ताकि उससे पूरी तरह मालूमात हासिल करे और अपने आप को मुतमईन करे। वह दूसरी रसवंती को तलाश करती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची। वहां आला बीबी सोफे से पुश्त लगाए, आंखें बंद की अपने सीने पर दोनों हाथ रखे, धड़कनों को खामोश करने में मसरूफ थी। उसकी अदाओं से यही जाहिर हो रहा था, मैं अगर उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी दिली कैफियत मालूम करता तो वो मुझे अपने दिमाग में दाखिल न होने देती। इसलिए मैं रसवंती के पास मौजूद रहा। आहट सुनकर आला बीबी ने आंखें खोल दी। उसे खौफ सा महसूस हुआ, जैसे मैं आ गया हूं। फिर रसवंती को देखकर वो मुतमईन हो गई। यह अजीब सी बात है कि औरत जिसे शिद्दत से चाहती है उससे गैर शऊरी तौर पर डरती भी है। हाँ, डरती भी है कि वो चाहने वाला बड़ी चाहत से लूटने आ रहा है। रसवंती उसके सामने एक सोफे पर बैठकर बोली, मैं बहुत परेशान हूं, सच सच बताओ, कहीं तुम मेरी हमशक्ल तो नहीं हो। आला बीबी ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें समझा चुकी हूं कि मैं तुम हो और तुम मैं हूं। हम दोनों रसवंती हैं। तुम रसवंती का वो हिस्सा हो जिसका ताल्लुक दिमाग से है और वह दिमाग अपने जीवन साथी को भूल गया है। मैं रसवंती का वो हिस्सा हूं जिसका ताल्लुक दिल से है, और दिल जब तक अपनी धड़कन को नहीं भूलता अपने महबूब को भी नहीं भूलता। कहने को वो कह गई, फिर एकदम से चुप हो गई। उसे यूं लगा जैसे वो सामी की हैसियत से मेरा और अपनी धड़कनों का रिश्ता जोड़ रही हो। फिर उसे ख्याल आया कि मैं रसवंती के दिमाग में बैठकर उसे देख सकता हूं, उसे सुन सकता हूं। वो फौरन ही उठकर बोली, आज उन्हें पाकर मेरे अंदर कुछ हो रहा है। मैं तन्हाई चाहती हूं, उनके कदमों में बिखर जाना चाहती हूं। तुम भी तन्हा रहकर सोचो, अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो हम कल सुबह तक फिर एक जान हो जाएंगे और एक होकर अपने फरहाद। फिर वो ठिठक गई, बात पूरी न कर सकी। रसवंती से मुंह फेरकर ड्राइंग रूम से बाहर आई। उसी वक्त मैं कॉरिडोर में पहुंच गया था। मुझे देखते ही वो दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मैंने ड्राइंग रूम की तरफ देखा। वहां रसवंती एक सोफे पर बैठी हुई मुझे देख रही थी। चंद लम्हों तक वो तजब्जुब में रही, सोचती रही कि उसे मेरे पास आकर सही हालात का इल्म हासिल करना चाहिए या नहीं। फिर वो बड़ा हौसला करके वहां से उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास आई। फिर दरवाजे के एक पट का सहारा लेकर तकरीबन मुझसे मुंह छुपाते हुए बोली, आप सच सच बताएं, क्या मेरे दो हिस्से हो गए हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा, रसवंती, हमारे पास आंखें और ये आंखें देख रही हैं कि इधर भी तुम हो और उधर भी एक रसवंती उस कमरे में गई है। फिर हम आंखों देखी सच्चाई को कैसे झुटला सकती हैं। मगर एक बात याद रखो, तुम्हारे दो हिस्से तो क्या 10 हिस्से हो जाएं तब भी मैं तुम्हें चाहता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक दिमाग से है। मैं वो मोहब्बत चाहता हूं जो दिल और दिमाग के मुश्तरका जज्बों से हो। वो कुछ ना बोली, चुपचाप सुनती रही और मेरी बातों से दिल के अंदर कुछ ऐसा महसूस करती रही जैसे मैं वहां जगह बना रहा हूं।
और वो मुझे उस जगह से हटा रही है, और ये हटाना या इनकार करना महज एक हठ धर्मी है। वो इस बात को समझ रही थी। मैंने कहा, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, दिमाग पर जोर मत डालो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो अपनी साड़ी को दुरुस्त करते हुए, सर पर आंचल रखते हुए मेरे सामने से सर झुकाकर गुजर गई। गुजरते वक्त भी एक जरा सा सहमा हुआ अंदाज था, जैसे मैं करीब पहुंचते उसे पकड़ लूंगा, लेकिन ये उसका ख्याल खाम था। वो इत्मीनान का सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। उसी वक्त ड्राइंग रूम से फोन की घंटी सुनाई दी। मैंने वहां पहुंचकर रिसीवर को उठाने के बाद हेलो कहा। दूसरी तरफ से सांबल का कहका सुनाई दिया। वो कह रहा था, क्या हुआ? क्या तुम्हारी टेलीपैथी अब तक मुझे तलाश नहीं कर सकी? मैंने कहा, जलील कमीने, जब तुम मुझे कत्ल नहीं कर सके तो तुमने ये ओछा वार किया है। इतने सख्त पहरे के बावजूद मेरी रसवंती को उठाकर ले गए हो। उसकी हंसी अचानक ही रुक गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? अनजान मत बनो, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। रसवंती को तुम ले गए हो। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती, और ना ही तुम्हारे सिवा कोई दूसरा उसका दुश्मन है। वह यकीनन सख्त हैरान और परेशान होगा। मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। पहुंचने की कोशिश करता तो उसे खबर हो जाती और वो रिसीवर रख देता। मजीद गुफ्तगू ना हो सकती। वो थोड़ी देर तक चुप रहा। यकीनन इस्तराब में मुब्तला होगा और ये सोच रहा होगा कि रसवंती इतने सख्त पहरे से निकल गई है तो उसे जरूर तलाश करके अपनी गिरफ्त में रखना चाहिए। मैंने आवाज दी, क्या हुआ? कहाँ गुम हो गए हो? मेरी बात का जवाब दो। अगर मुझे रसवंती आधे घंटे के अंदर ना मिली तो मैं तुम्हें पाताल से भी निकाल कर ले आऊंगा। मेरे इस चैलेंज ने शायद उसे यकीन दिला दिया कि वाकई रसवंती मेरे हाथ से निकल गई है। उसने फौरन ही रिसीवर रख दिया। मैंने भी रिसीवर रखकर टेलीपैथी की छलांग लगाई और गेंडे अर्जुन कुमार के दिमाग में पहुंच गया। चंद लम्हों के बाद ही मुझे उसके जरिए फोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से सांबल की आवाज सुनाई दी, क्या तुमने रसवंती को देखा है? अर्जुन कुमार ने कहा, मैं भला कैसे देख सकता हूं? तुम खुद जानते हो कि वो कितने सख्त पहरे में है। उसने बात काट कर कहा, यही तो बात है, वो इतने सख्त पहरे से भी निकल गई है। मेरे दिमाग में ये बात आई है कि शायद तुमने रेड पावर के आदमियों के जरिए उसे हासिल कर लिया है। अगर ऐसा है तो मुझसे ना छुपाओ। दोस्त की हैसियत से पहले भी तुमने मेरी मदद की है। मैं भी तुम्हारे काम आता रहा हूं। इस बार हम रसवंती के जरिए फरहाद को उसकी पनाहगाह से बाहर निकलने पर मजबूर कर देंगे। सांभल, ये जरूरी नहीं है कि जो बात तुम्हारे दिमाग में आई है वो दुरुस्त हो। यकीन करो दोस्त, मैंने रसवंती को एक अरसे से नहीं देखा और उसे देखने की तमन्ना में जी रहा हूं। वैसे रसवंती का वहां से निकल जाना मेरे लिए खुशखबरी भी है और ये सोचने का मुकाम भी कि वो कैसे निकली। ना तुमने निकाला ना मैंने, फिर वो तीसरा शख्स या तीसरी तंजीम कौन सी हो सकती है? थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। दोनों अपनी जगह सोचते रहे। फिर गेंडे अर्जुन कुमार ने कहा, एक ही बात समझ में आती है, रसवंती दिमागी तौर पर कमजोर है और ये हमें मालूम हो चुका है कि वो फरहाद को अपने शौहर की हैसियत से और पारस को अपने बेटे की हैसियत से नहीं पहचानती है। यकीनन फरहाद को अजनबी समझकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई मौका पाकर वहां से निकल गई है। हाँ, तुम्हारी ये बात समझ में आती है। तुम बताओ अब उसे कैसे तलाश किया जाए? मैं अभी रेड पावर के बॉस से राब्ता कायम करता हूँ। उसके तमाम आदमी उसे तलाश करने के लिए शहर के हर इलाके में फैल जाएंगे। अर्जुन, दोस्त के काम आकर दोस्ती साबित करने का मौका है। तुम मेरे काम आकर फरहाद को मेरे सामने आने पर मजबूर कर सकते हो। इस तरह तुम्हारा भी फायदा है। मैं फरहाद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। रसवंती पर सिर्फ तुम्हारा कब्जा होगा। फरहाद और उसकी टेलीपैथी से तुम्हें फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। जानता हूं ये बहुत ही सुनहरी मौका है। तुम इत्मीनान रखो। मैं सुबह होने से पहले ही रसवंती तक किसी न किसी तरह पहुंच जाऊंगा। ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कैसे खबर कर सकता हूँ? अभी मेरा पता ना पूछो। मैं एक जगह नहीं ठहरता। पता नहीं फरहाद किसके जरिए मेरे पास पहुंच जाए। मैं नहीं चाहता कि वो अचानक सामने आए। मैं चाहता हूं कि मैं अचानक उसके सामने पहुंचूं। दुश्मन को दहशत ज़दा करने, उसे नफसियाती तौर पर कमजोर बनाने के लिए ये चाल बहुत अहम होती है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद तुमसे राब्ता कायम करता रहूंगा। राब्ता खत्म हो गया। अर्जुन कुमार दूसरे नंबर डायल करने लगा। उसने पहले रेड पावर के बॉस को यह खबर सुनाई और उससे दरख्वास्त की कि सारे आदमी रसवंती की तलाश में फैला दिए जाएं। शहर का कोई कूचा, कोई गली ना छोड़ी जाए, बल्कि हर मकान में झांकने की कोशिश की जाए। बॉस ने जवाब दिया, इत्मीनान रखो, हमारे तमाम आदमी उसकी तलाश में निकल पड़ेंगे। मैं अभी हुक्म जारी कर देता हूँ। बाय द वे, ये तुम्हारी बेटी क्या करती फिर रही है? अर्जुन कुमार ने पूछा, क्या हुआ? क्या आपने पौमी को कहीं देखा है? हाँ, शाम को वो रेस कोर्स ग्राउंड में थी। एक अमरीकी हॉर्स राइडर से शर्त लगा रही थी कि वो घुड़सवारी में उससे आगे निकल जाएगी। मेरे एक रिपोर्टर ने बताया कि दोनों में शर्त के मुताबिक दौड़ शुरू हो गई।
जैसा कि हम जानते हैं, पौमी खतरात से खेलने का मौका तलाश करती रहती है। वह बहुत ही खतरनाक रफ्तार से घोड़े को दौड़ा रही थी। जब उस अमरीकी ने देखा कि वो आगे नहीं निकल सकेगा, तो एक मौका पर उसके बराबर पहुंचते पहुंचते उसने घोड़े की चाबुक पौमी को रसीद कर दी। नतीजा जाहिर है, पौमी का पीछे रहने वाली थी। उसने उस अमरीकी घुड़सवार की वो दुर्गत बनाई है कि वो इस वक्त अस्पताल में है और उसके सफारत खाने वाले पौमी की तलाश में है। ये तुम्हारी बेटी हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर देती है। अर्जुन कुमार ने हंसते हुए कहा, वो हमारे और आपके लिए भी खतरात से खेलती है, इसलिए उसके बचकाना लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त करना ही होगा। हम सफारत खाने वालों से निमट लेंगे। वो इस वक्त कहाँ होगी कि आपके आदमी बता सकती हैं। आखिरी इत्तला के मुताबिक वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट चिंगवा में डिनर के लिए गई थी। वहां फोन करके मालूम करो। राब्ता खत्म हो गया। मैं रेड पावर के बॉस के दिमाग में मौजूद रहा। वो संजीदगी से सर झुकाए सोच रहा था, ये अच्छा मौका है। अगर रसवंती हमारे हाथ लग जाएगी तो फरहाद साहब से एक बार फिर दोस्ती का आगाज हो सकता है। मैं उन्हें इतला दूंगा कि रसवंती मेरे पास महफूज है। वो जब चाहे एक दोस्त की तरह आकर उसे ले जा सकती हैं। मैं उनके पास उसे पहुंचा दूंगा। ये अर्जुन कुमार ख्वामखा उसके इश्क में मुब्तला है। मैं उसकी सोच पढ़ रहा था। वो बड़े ही शातिराना अंदाज में सोच रहा था कि ऐसे मौका पर रेड पावर के लिए कौन ज्यादा अहम है, अर्जुन कुमार या फरहाद अली तैमूर। यकीनन मैं अहम था। वो रसवंती को मेरे लिए तलाश करना चाहता था। मैंने उससे दिमागी राब्ता खत्म कर दिया। फिर आला बीबी को मुखातिब किया। पहले तो उसने आने की इजाजत नहीं दी, फिर दूसरे लम्हे पूछा, क्या बात है? शर्माना छोड़ दो, इस वक्त बहुत जरूरी बातें करनी है। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह मैंने सांबल, अर्जुन कुमार और रेड पावर के बॉस तक ये इतला पहुंचा दी है कि रसवंती हमारी पनाह से निकलकर चली गई है। अब वो सब उसकी तलाश में पूरे रंगून शहर की खाक छानेंगे। उनके दरमियान ये खेल जारी है कि सांबल मुझको उस पनाहगाह से बाहर निकालने के लिए रसवंती तक पहुंचना चाहते हैं। अर्जुन कुमार अपने दिल के हाथों मजबूर है और रेड पावर का बॉस मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए रसवंती को तलाश कर रहा होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रेड पावर या उसके आदमी रसवंती तक ना पहुंच सकें। मैं समझ गई। मैं बाहसियत रसवंती अर्जुन कुमार के आदमियों के आसपास भटकती रहूंगी। यकीनन वो मुझे पकड़कर उसी के पास ले जाएंगे और इस तरह वो मुझे सांबल के पास पहुंचाएगा और वो तुम्हें अपने पास आने पर मजबूर करेगा। ठीक है, मैं अपने तमाम चोरों को इतला दे रही हूं कि वो हमारे यहां से निकलने से पहले दुश्मनों के आसपास जाल फैलाने की पूरी कोशिश करें। रेड पावर के और सांबल के आदमी इस कोठी के आसपास कहीं जरूर मौजूद होंगे। तुम रसवंती के रूप में इस तरह यहां से निकलना कि उनकी नजरों में ना आ सको, क्योंकि रसवंती के निकल जाने की इतला उन लोगों के पास पहुंच चुकी है। अब वो तुम्हें निकलते देखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। मैं ये समझती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं यहां से निकल जाऊंगी। तुम आधे घंटे बाद मुझसे दिमागी राब्ता कायम करना। मैं बता दूंगी कि इस वक्त शहर के किस हिस्से में हूं। मैंने उससे राब्ता खत्म कर दिया। अर्जुन कुमार के जरिए मालूम किया कि वो पौमी तक पहुंच सका है या नहीं। पता चला कि उसने चीनी रेस्टोरेंट चिंगवा से फोन के जरिए मालूमात हासिल की थी। वहां से जवाब मिला कि मिस पौमी यहां आई थी और डिनर के बाद चली गई। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर बदली हुई आवाज में कहा, हेलो, कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से सांभल की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तुम कौन हो? फरहाद को रिसीवर दो। मैंने उसी तरह बदली हुई आवाज में कहा, फरहाद साहब आराम कर रहे हैं। तुम झूठ बोलते हो। जिसकी बीवी घर से भाग गई हो वो आराम कैसे कर सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी मादाम यहां से भागी नहीं है, बल्कि एक सांभल नामी आदमी ने उन्हें अगवा किया है। वो एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर उसने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हारे फरहाद साहब को बताना चाहता हूं। मैंने रसवंती को एक जगह देखा है। मैंने खुश होकर कहा, सच? आप बताएं, कहाँ देखा है? मैं फरहाद साहब को जाकर इतला करता हूं। उसने पूछा, वो कहाँ है? इस वक्त बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मादाम की तलाश में जाने वाले हैं। उनसे कहो मादाम रसवंती को अर्जुन कुमार की कोठी में देखा गया है। मैं कोठी का पता बता रहा हूं, तुम फरहाद साहब को बता दो। उसने अर्जुन कुमार की कोठी का पता बता दिया, फिर रिसीवर रख दिया। मैंने एक चोर को बुलाया, उसे कहा, मैं थोड़ी देर बाद यहां से जाने वाला हूं। मेरी बात, तुम मादाम रसवंती की हिफाजत के जिम्मेदार होगे। चारों तरफ सख्त पहरा रहे। मैं रह रहकर तुम्हारे दिमाग में झांकता रहूंगा और रसवंती की खैरियत मालूम करता रहूंगा। जनाब, आप इत्मीनान रखें, हमारी लाश पर से गुजरकर ही दुश्मन मादाम तक पहुंच सकेगा। फिर मैं रसवंती के बेडरूम के दरवाजे पर आया। उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो कालीन पर बैठी हुई सेंटर टेबल पर झुकी हुई थी और गुलदान के फूलों को बड़ी तवज्जो से देख रही थी, लेकिन उसकी सोचें उन फूलों से गुजरती हुई मेरी तरफ मंडला रही थी। वो सोच रही थी, मेरा ऐसा धर्म है कि मैं यहाँ पूजा नहीं कर सकती। मेरे कैसे लोग हैं कि मुझे फरहाद के हवाले करके चले गए।
यकीनन वो पूरे यकीन से जानते होंगे कि मैं फरहाद की धर्मपत्नी हूं, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन कैसे हुई? मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान है। मैंने उसकी सोच में कहा, और उस मुसलमान से मेरे एक बच्चा भी है। वो और ज्यादा परेशान होकर सोचने लगी, क्या सचमुच मैं उसके बेटे की माँ हूं? क्या मैं उसकी बीवी हूं? वो सोचते सोचते रुक गई, आगे न सोच सकी। उसने अपने एक बाजू में शर्म से मुंह छुपा लिया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत प्यारा लगा। यही मशर की अताएं हैं, यही मशर की शर्म हया है। चंद लम्हों तक मैं दिमाग की स्क्रीन पर उसे देखता रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। वहां मैंने लिबास तब्दील करने के दौरान रसवंती की सोच से मालूम किया कि वो मेरी गैर मौजूदगी के दौरान यहां से बाहर नहीं निकलेगी। अब उसने मुझसे दूर भागने का इरादा तकरीबन तर्क कर दिया था। अगरचे वो मुझसे कतराती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुतासिर हो रही थी। मैंने आला बीबी से राब्ता कायम किया। वो इस वक्त रंगून के एक पसमानदा इलाके में थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं उधर आ रहा हूं। मैं कोठी से बाहर निकला। पोर्च में मेरी वही गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके शीशों और विंड स्क्रीन पर आहनी चादरें चढ़ जाती थी और गाड़ी बुलेट प्रूफ हो जाती थी। एक मुसल्ला मुहाफिज ने पिछली सीट का दरवाजा खोला। मैंने बैठते हुए कहा, मेरे साथ सिर्फ ड्राइवर जाएगा। दरवाजा बंद हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चारों खिड़कियों पर आहनी चादरें चढ़ा दी। विंड स्क्रीन और पिछले शीशे पर भी वही आहनी चादरें चढ़ा दी गईं। फिर उसने एक बटन को दबाया। उस विंड स्क्रीन के शीशे पर आगे का मंजर दिखाई देने लगा। अब हम अंदर बैठकर बाहर के मनाजिर देख सकते थे। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए कोठी के अहाते से निकलकर मेन रोड पर आ गया। मैंने उसे बताया कि किस इलाके में जाना है। उसने गाड़ी का रुख उधर कर दिया। मैं कभी कभी पलटकर पीछे स्क्रीन पर देखता था कि कोई गाड़ी हमारा ताकुब कर रही है या नहीं। रंगून शहर रात को भी जागता रहता है। ट्रैफिक अच्छा खासा चलता है। कितनी ही कारें और मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां पीछे आ रही थी, हमें ओवरटेक करके गुजर रही थी, लेकिन कोई खास गाड़ी ऐसी नजर नहीं आई जिस पर शुबा किया जा सके। वैसे बड़ी तंजीमों के आलाकार मुख्तलिफ अंदाज में ताकुब करते हैं। मसलन एक गाड़ी एक चौक से ताकुब करते हुए दूसरे चौक तक पहुंचती है, फिर वहां से दूसरी गाड़ी ताकुब में लग जाती है और पहली गाड़ी अपना रास्ता बदल देती है। इस तरह गाड़ियां बदलती रहती हैं और इशारे देती रहती हैं कि शिकार आगे जा रहे। यूं किसी खास गाड़ी पर शुबा नहीं होता।